डिवोर्स रेट एक नेक्स्ट लेवल पे बढ़ने लगा है। ये कोई हाइक नहीं है, असली तो अभी होगा। एंड व्हाई डू यू से दिस? क्योंकि आप 4 साल 5 साल के रिलेशनशिप में थे, शादी हुई और 2 साल बाद यू गाइस आर सेइंग अब तो डिवोर्स लेना है। हर इंसान मैरिज के लिए बना नहीं है, क्योंकि प्यार करते हैं इसका मतलब शादी करनी ही है, ऐसा कोई रूल नहीं है। लव मैरिज या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज के मामले में 10 सालों के बाद गर्ल्स आर फाइलिंग डिवोर्सेस इस रीजन से कि यार मैं अपने पति से सेटिस्फाइड नहीं हूँ इन बेड। ऐसे लोग अपनी सेक्सुअल हेल्थ को इतना खराब कर लेते हैं कि वो बेड में परफॉर्म ही नहीं कर पाते। हाईएस्ट लेवल ऑफ इमोशन जो एक ह्यूमन के अंदर एग्जिस्ट करता है वो सेक्स का इमोशन होता है। फीमेल की तरफ से सबसे ज्यादा एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर उसी उम्र में इनिशिएट होते हैं। शादी करनी नहीं है, वी आर वे हैप्पी अलोन। यू वॉन्ट बिलीव, सबसे ज्यादा लोगों ने कहा कि हाउ टू सस्टेन अ हैप्पी रिलेशनशिप या हैप्पी मैरिज। हेलो एवरीवन, सो द नमित शो के एक और अमेजिंग पॉडकास्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं एक बहुत ही रिनाउंड रिलेशनशिप कोच विकास चौधरी। मैं बहुत एक्साइटेड हूं आज के पॉडकास्ट के लिए क्योंकि फाइनली अ रिलेशनशिप कोच टॉकिंग टू अ रिलेशनशिप कोच। तो अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि कितनी अमेजिंग कॉन्वर्सेशन होने वाली है। सो चलिए बिना किसी देर के जल्दी से लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हाय विकास, वेलकम टू द नमित शो। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। थैंक यू यार, थैंक्स लॉट, सो हैप्पी एंड सो एक्साइटेड। सो एक्साइटेड एक्चुअली में रिलेशनशिप कोच सिटिंग विद अ रिलेशनशिप कोच, ये वाली सबसे एक अमेजिंग कॉन्वर्सेशन होने वाली है आई गेस, बिकॉज इतने सेम जॉनर के जब 2 लोग बैठते हैं ना, सो दे डेफिनेटली टॉक कुछ ऐसी चीज़ें जो उनको पता है लोगों के लिए बहुत रेलिवेंट है। सो चलिए विकास, स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट। और डेफिनेटली हम बहुत सारी बातें करेंगे अबाउट रिलेशनशिप्स, लव, मैरिजेस, क्योंकि हम दोनों की एक्सपर्टीज़ कहीं ना कहीं वही है एंड वही कहीं ना कहीं हमारी ऑडियंस भी है। तो बात शुरू करते हैं कि विकास, जब भी हम बात करते हैं ना लव की, रिलेशनशिप्स की, मैरिजेस की, तो हाँ एक गुड साइड है उसकी, एक गुड पोर्शन है कि आप एक इंसान से मिलते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है, आप एक पीसफुल वक्त बिताते हो, एक आपके पास सपोर्ट सिस्टम होता है अपने साथ। पर फिर उसके बाद आता है सेकंड फेज ऑफ द कॉइन, दैट इज़ कि एक वक्त के बाद कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हर रिलेशनशिप में आती हैं, मैरिजेस में भी आती हैं, एंड हिंदी में भी कहते हैं कि जहाँ 2 बर्तन होते हैं वो खड़कते ही हैं। लेकिन आजकल देखने में आ रहा है कि वो बर्तन कुछ ज़्यादा ही खड़क रहे हैं भाई। मतलब एक वक्त था जहाँ पे ना थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती थी मैरिजेस में जो कि कोप अप हो जाती थी, पर आजकल सेपरेशन रेट, डिवोर्स रेट एक नेक्स्ट लेवल पे बढ़ने लगा है। ऐसे लोग डरने लगे हैं, अभी एक वो वर्ड आ गया कि लोग शादियों से भी डरने लगे हैं कि यार कर तो लेंगे, आगे जाके पता नहीं चले या ना चले। सो ओपनिंग दिस पॉडकास्ट, माय फर्स्ट एंड डायरेक्ट क्वेश्चन टू यू वुड बी कि एज अ रिलेशनशिप कोच, व्हाट डू यू थिंक सबसे मेजर रीजंस हैं आज के वक्त में शादियों के टूटने की? क्यों आजकल इतनी ईजिली, इतनी जल्दी, इतनी आसानी से शादियां टूट रही हैं? या ये भी कह सकते हैं चलो रिलेशनशिप्स में भी ब्रेकअप हो रहा है। कैसा है यार कि रिलेशनशिप के ना स्टेजेस होते हैं। ओके 6 स्टेजेस होते हैं बेसिकली। ओके 6 स्टेजेस ऑफ रिलेशनशिप। ओके, तो सबसे पहला स्टेज ऐसा होता है जहाँ यू विल हैव अ लॉट ऑफ लव एंड लॉट ऑफ पैशन। ये फर्स्ट स्टेज है। बहुत सारा प्यार और बहुत सारा पैशन। इसको आई गेस हम हनीमून पीरियड कहते हैं उस हाँ, ये सबसे ग्लोरियस फेज है रिलेशनशिप का। जब भी कहीं इंटर किए तो आप यहीं से इंटर करते हैं जी। तो ये मामला कुछ ऐसा है कि यहाँ पे ना सिर्फ प्यार है, पर आप इतने पैशनेट है कि जब आप आ जाओगे तभी खाना खाएंगे, साथ में शॉपिंग करने जाना है, मूवी साथ में देखने जाना है, हर चीज़ साथ में करनी है, एक दूसरे को बहुत फुटेज देना है, बार बार बातें करनी है, मैसेजेस करने हैं, पूछना है कि खाओ ठीक से, खाया नहीं खाया, ये किया नहीं किया। हाँ, ये सारी चीज़ें चलती। अब क्या होता है कि रिलेशनशिप अगर 0 to 10 के स्केल पे देखें तो बीइंग अ एक्सपर्ट मैंने समझा है कि रिलेशनशिप सबसे ज़्यादा सिक्योर और सबसे सही होता है 7 की इंटेंसिटी पे। 7 का इंटेंसिटी इज़ द बेस्ट इंटेंसिटी। जिस मैरिज में या जिस रिलेशनशिप में सांस लेने की जगह भी है, अपने लिए भी स्पेस है, अपने लिए भी चीज़ें हैं। तो आमतौर पे क्या होता है कि जब लोगों की शादी होती है ना, तो वो उस इंटेंसिटी को 10 पे लेके जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अब तो हम एक दूसरे के बन गए हैं। ये फर्स्ट स्टेज है जहाँ खाना भी हाथ से खिला रहे हैं एक दूसरे को। अब हर चीज़ एक दूसरे के लिए करनी है। पर मैंने देखा है कि दुनिया का कोई भी रिलेशनशिप, आप कितने भी सेलिब्रिटीज़ को देख लीजिए, आप विराट कोहली को देख लीजिए, आप दीपिका रणवीर को देख लीजिए, या किसी को भी देख लीजिए, जिनको देख के हमको ऐसा लगता है कि यार ये तो बड़ा आइडियल कपल लग रहा है, वो सभी लोग सेकंड स्टेज पे ही है। पहले स्टेज पे
पहला स्टेज इज़ अ वेरी टेम्परेरी स्टेज। दुनिया का कोई भी रिश्ता पहले स्टेज पे हमेशा नहीं रहता। वो अच्छा लगता है स्टेज कुछ वक्त तक पहले वाला, वो एक यूफोरिया होता है, हाँ है ना। सेकंड स्टेज होता है लॉट ऑफ लव बट नो पैशन। नो अब पैशन, नो पैशन यानी कि पैशन कम हो जाना, हाँ कहीं पर बहुत कम भी हो जाता है, पर वो पहले वाला पैशन नहीं रहता। अब यहाँ पर ऐसी बात है कि यार सुन, मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा तो अपना खाना खा लेना, हाँ है ना। या फिर मुझे हेडेक हो रहा है, मैं सो रही हूँ, आप जब आओगे खाना गर्म कर लेना, खा लेना। हाँ, यहाँ पे प्यार तो है पर एक वो भी है कि प्यार है पर एक दूसरे के लिए कंफर्ट और स्पेस है। हाँ, वो अंधा पैशन नहीं, कोई नहीं अब चाहे तो आप कि हम अपने आप को तंगी करते रहें एक दूसरे के लिए। 2 बजे तक अगर आप नहीं आओगे तो मैं वेट कर रही हूँ, आप आओ 2:30 बजे भी आओ, लेकिन फिर साथ में खाएंगे। वो नहीं है, और वो होना भी नहीं चाहिए। ओके राइट, वो होना भी नहीं चाहिए कि शॉपिंग करनी है, आज मेरा मूड ठीक नहीं है या मैं किसी और चीज़ में इंगेज हूँ, तो तुम इस काम को देख लो, है ना। हाँ जहाँ पर ऐसा है कि यार मुझे ना ये चीज़ करनी पसंद है, आपको नहीं पसंद है, तो क्या करें, तू तो कर, हाँ है ना। नहीं, अगर प्यार करते हैं तो या तो दोनों करेंगे, कोई नहीं कर, ये सब नहीं चाहिए, ये सब चलता नहीं है, ये सस्टेनेबल नहीं है। हाँ, ये फर्स्ट स्टेज होता है जहाँ पे वो कहते हैं नहीं आप नहीं जा रहे तो मैं भी नहीं जा रहा, ये काम भी नहीं कर रहे। हाँ, तो सेकंड स्टेज होता है जहाँ पर बहुत सारा प्यार है, पैशन थोड़ा कम है। इसका एक और रीज़न ये है कि एक ही इंसान जो 24/7 आपके साथ में ही है, उसी को देख देख के कितना प्यार एक्सपीरियंस कर लोगे, वही तो है। हाँ, कितना सरप्राइज हो जाओगे उसको देख के बार बार, तो बेसिकली कितना ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाएगा, कितना डोपामिन रिलीज हो जाएगा, ब्रेन भी स्टिमुलेट होना कम हो गया है, टेस्टोस्टेरोन भी क्या ही कर लेगा। हाँ, तो सेकंड स्टेज आई गेस वो है जहाँ पे हम ये कह सकते हैं वो बटरफ्लाइज आनी बंद हो जाती हैं। फर्स्ट स्टेज में वो फुल ऑन बटरफ्लाइज आ रही होती हैं कि उस इंसान का मैसेज आया तो बटरफ्लाइज, वो उससे मिलने गए तो बटरफ्लाइज, और सेकंड स्टेज में दोस बटरफ्लाई सेटल डाउन कि अब नॉर्मल है, ठीक है। हाँ, तो वो जो होता है ना, वो सबसे कंफर्टेबल स्टेज होता है रिलेशनशिप का, जहाँ पे दो लोग कितने भी पूरी जिंदगियां साथ में जी सकते हैं, क्योंकि दे आर वेरी मच कंफर्टेबल। वो एक दूसरे को कंफर्ट करने के लिए बार बार खुद को तंग नहीं करते, वो एक दूसरे को टाइम और स्पेस देते हैं। तेरे अपने दोस्त हैं, तेरे अपने शौक है, तेरी अपनी चीज़ें हैं, तो पैरेलल में ये सारी चीज़ें होनी ज़रूरी है। हम दोनों की अपनी भी जिंदगियां हैं और हम साथ में भी हैं, तो उन डिफरेंसेस को भी रिस्पेक्ट करना है, सारी चीज़ें करनी है, तो ये कंफर्ट। अब पर क्या होता है ना नमित, 10 से इंटेंसिटी जब 7 पे आती है ना वापस, क्योंकि आना तो 7 पे है ही सेकंड स्टेज में। हाँ, तो 10 से जब 7 पे आती है ना, तो ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे रिलेशनशिप की क्वालिटी डिप्लीट हो रही है, गिर रही है, या फिर एक वो तो उनके अंदर एक छटपटाहट आ जाती है कि अब हम पहले जैसे नहीं रहे, पहले तो तुम ये करते थे, पहले तो तुम वो करते थे, अब तो हमारे बीच में ये भी नहीं होता, वो भी नहीं होता। ये अब वो आई गेस तब वो स्टैंडर्ड एक स्टेटमेंट यूज होती है कि अब वो स्पार्क नहीं रहा। वो लोग कहते हैं यार पता नहीं हमारा स्पार्क ही खत्म हो गया रिलेशनशिप का। तो वो जो एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल वाला इंसान नहीं होता, वो छटपटाने लगता है कि पहले तो हम एक दूसरे के बिना खाना भी नहीं खाते थे, आजकल तो वो बात ही नहीं रही। तो उन्हें ऐसा लगता है कि सेकंड स्टेज पे आ रहा रिलेशनशिप मतलब कुछ तो खराब हो रहा है। तो उनमें छटपटाहट इतनी ज़्यादा होती है कि ये लड़ाइयों का कारण बन जाता है, फाइट्स होती है, दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उन्हें लगता है कि अब हम पहले जैसे नहीं है, तो मतलब ऐसे कैसे ज़िंदगी चलेगी, है ना। साल 2 साल में हम इतना बदल गए, तो वो इन चीज़ों को कोप अप नहीं कर पाते या इसके साथ वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा रिश्ता जो 10 से 7 पे ग्रेसफुली नहीं आया है, वो 7 पे भी नहीं रुकता, फिर वो 6, 5, 4, 3, 2, 0 पे जाएगा। और यही कारण है कि रिलेशनशिप्स में सेपरेशन और डिवोर्स और ये सारी चीज़ें बढ़ रही है। कई सारे कारण हैं, बट ये एक मेजर रीज़न है जहाँ पर लोगों को ऐसा लगता है कि अब हमें वो बात नहीं रही। और यही एक कारण है जिसकी वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल भी ज़्यादा होते हैं। तो अभी हमने बात की सेकंड स्टेज की, व्हाट्स द थर्ड स्टेज? थर्ड स्टेज इज नो लव एंड नो पैशन। ना प्यार ना पैशन। अच्छा, ये शादी में आ गया फिर अब। हाँ, कि बच्चे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो भी रहना है साथ में, कि एक दूसरे के साथ वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो कोई प्यार और वो पैशन नहीं रहा। अब वो नहीं है। एंड डज दैट थर्ड स्टेज कम इन एवरी मैरिज? ये कंपलसरी नहीं है। अगर आपने सेकंड स्टेज को ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया और वहाँ पर आपने एक दूसरे को समझा, तो आप सेकंड स्टेज पर 7 जन्म भी रह सकते हो। वो है जन्मों जन्मों का साथ जो है, जो आपने ग्रेसफुली 7 को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हम दोनों अपने अपना स्पेस लेकर एक दूसरे को प्यार करते हुए रहेंगे। कि आपने मान लिया कि नहीं यार ये ऐसी है, ये इस मामले में ऐसी ही रहती है, ये इस मामले में परफेक्ट नहीं है, बट ठीक है मेरी वाइफ है, है ना। या उसको ऐसा रहे कि मेरा हस्बैंड है, इस चीज़ में इसकी आदत बिल्कुल ठीक नहीं है, इसको समझा के थक गई, बट अभी इसको ऐसा ही रहना है, तो ठीक है। एंड व्हाट्स द फोर्थ स्टेज? फोर्थ इज एस्केपिंग, भागना, जहाँ पर एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हैं, एक दूसरे को फेस भी नहीं करना चाहते, किसी मजबूरी में साथ में रह रहे हैं तो रह रहे हैं,
नहीं तो वो वहाँ से बंद भागना के साथ चाहते रह हैं। रहे हैं। हाँ, उनको कोई लेना देना नहीं है, वो किसी कहीं मौका मिल जाए तो बस निकल जाए, ये सोच रहे हैं। ये एस्केपिंग का स्टेज है। इस स्टेज तक रिलेशनशिप हील हो सकता है अगर दोनों का इंटेंट हो ठीक करने का। फोर्थ स्टेज तक, फोर्थ स्टेज तक कि हम इसको यहाँ से भी वापस ले वापस आएंगे ला सकते हैं उसको, अगर दोनों इक्वली एफर्ट्स लगा रहे हैं टू मेक इट राइट। दोनों का इंटेंट है। दो में से अगर सिर्फ एक का इंटेंट है ठीक करने का और दूसरे ने कह दिया नहीं मुझे तो चाहिए ही नहीं, मेरा तो सॉर्टेड है, तो फिर मुझे उसको सजेस्ट करना पड़ता है कि फिर आप इससे बाहर ही निकल जाएं। अब ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये एक तरफ से एफर्ट जो आएगा ना, इसमें आप मैनिपुलेटेड फील करेंगे थोड़े टाइम बाद। और एक टाइम के बाद वो सिंगल पर्सन जो एफर्ट्स लगा रहा होगा वो थक जाएगा और गिव अप करेगा ही करेगा। कितने वक्त तक सिंगल हैंडेडली लगाएगा एफर्ट्स? इनफैक्ट उसे ये लगेगा कि मैं बेकार ही लगा रहा। हाँ। तो ये फोर्थ स्टेज होता है। फिफ्थ स्टेज होता है सेपरेशन, ओके। बट हार्ट इज ओपन, कि इस शादी से या इस रिलेशनशिप से बाहर निकल रहा हूँ, पर कोई और अच्छा इंसान मिला जिंदगी में तो आगे बढ़ूंगा। ओके, कि ये शादी नहीं चली पर अगर कोई सही दोबारा जिंदगी में टकराया तो हो जाएगा कुछ। तो हो जाएगा। और लास्ट इज सेपरेशन और डिवोर्स, बट हार्ट इज क्लोज्ड, अब कोई नहीं चाहिए जिंदगी में। ओके, वो सिक्स स्टेज आ जाता है इंसान का कि अब बंद है ये, अब मुझे रिलीज चाहिए ही नहीं कोई, मैं हताश हो गया, वैसा। तो ये स्टेजेस है। तो सेकंड स्टेज जो है ना, वही रियलिटी है इस दुनिया की। दुनिया का हर रिश्ता वहीं पर है। सिर्फ सोशल मीडिया पे देख के हमें ऐसा लगता है कि First देखो stage। यार ये तो इनमें कितने पैशनेट है एक दूसरे को लेकर। कुछ नहीं होता ऐसा, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। वो यूफोरिया है, और वो यूफोरिया की एडिक्शन भी हो जाती है लोगों को। हाँ। हर बार जब आप किसी नई लड़की या लड़के के साथ रिलेशनशिप में आए हैं, तो हर बार वो शुरू का फेज़ ग्लोरियस फेज़ होगा, पहला स्टेज, और हर बार आपको मज़ा आएगा, और हर बार वो सेकंड पे पहुंचेगा, और फिर आप एक और रिलेशनशिप बनाओगे, क्योंकि आपको आदत हो जाती है बार बार वो मोमेंट्स एक्सपीरियंस करने की जो शुरुआत में होते हैं 6-8 महीना साल भर किसी के भी साथ। तो आप देखिए कई सारे लोग हैबिट में होते हैं रिलेशनशिप बार बार नए नए बनाते रहने की, अफेयर्स करते रहने की, क्योंकि उनको वही फर्स्ट स्टेज फीलिंग चाहिए। जहाँ उनकी वो फर्स्ट स्टेज फीलिंग खत्म होती है और वो सेकंड में एंटर करते हैं, देन दे आर लाइक अब वो स्पार्क नहीं रहा, नाउ आई नीड समवन न्यू। हाँ। और एक और बात आपको बताता हूँ कि मैंने बहुत सारी मैरिजेस ऐसी देखी है जहाँ पर व्यक्ति की मैरिज जो है वो सेकंड स्टेज पे आई, उसे उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, उसकी स्थितियाँ बहुत ख़राब हो गई, वो तीसरे और चौथे तक भी चली गई। अब ऐसे में फिर किसी इंसान से प्यार हो गया बाहर, तो बाहर जब किसी से प्यार हो गया है तो वहाँ पर तो स्टेज 1 से ही एंट्री हो रही है ना फिर से। हाँ। तो बहुत सारे लोगों को उस मोमेंट पे ये लग जाता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में सही इंसान अब मिला है जो मुझे चाहिए था। हाँ। जिससे मेरी शादी हो गई ना, वो तो मेरा सोलमेट कभी था ही नहीं, और ये अब सोलमेट अब ये मुझे है सही इंसान मिला है। क्योंकि उससे अगेन वो टाइम स्टार्ट हो रहा है यूफोरिया वाला फर्स्ट। क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि इस इंसान के साथ आज जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ शायद ये जिंदगी भर रहेगा। हाँ। ये मिथ है, ये डिल्यूजन है, एक बबल है जो क्रिएट कर लिया है। वो फर्स्ट वाला स्टेज तो किसी के साथ भी नहीं रहेगा हमेशा। नहीं रहेगा। और यही एक कारण है कि मैं आपको बताऊं एक मज़े की चीज़ कि मैरिजेस अगर 10 में से 4 फेल होती है तो एक्स्ट्रा मैरिटल 10 में से 7 फेल होते हैं। ओके। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स में फेलियर मैरिजेस से भी ज़्यादा है। पर एक्स्ट्रा मैरिटल जब शुरू हो रहा होता है तब लोगों को ऐसा लगता है कि उन्हें एक नया जीवन मिल रहा है। और चलो अगर हमने बात करी है विकास, तो ये तो थे स्टेजेस ऑफ अ रिलेशनशिप, अलग इंसान की ज़िंदगी में जो स्टेजेस आते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल पे डेफिनेटली मुझे आना है, बट एक थोड़े से लेटर पार्ट पे इसको डिस्कस करेंगे। बट अभी आई वांट टू नो कि इसके अलावा आपको क्या लगता है आज के वक्त में शादियां टूटने का और क्या रीजंस हैं? व्हाट आर द मेजर बिग वंस? लाइफस्टाइल इश्यूज बहुत ज़्यादा है। जैसे इंडिया में जब ऐसी चीज़ें चलती थी सेम कास्ट में शादी करने वाली, हाँ, तो हमने क्या किया कि हमने हमारे देश की हर चीज़ को नीचा दिखा दिया एक टाइम पर, जब हम थोड़ा सा इवॉल्व हुए। हाँ, तो सेम कास्ट में शादी करने का लॉजिक अगर आप सोचने जाओगे तो सिर्फ इतना है कि आपके और हमारे रिचुअल सेम है, आपका हमारा लाइफस्टाइल सेम है, रहन सहन सेम है। तो अगर हम एक दूसरे के घर में रह रहे हैं तो हमें ज़्यादा एडजस्टमेंट्स नहीं करने पड़ेंगे, तो ज़िंदगी आसान होगी। जब आप MBA करते हो ना कहीं से, तो वहाँ पे कल्चरल डिफरेंसेस सिखाया जाता है। ओके, ये पढ़ाया जाता है कल्चरल डिफरेंसेस। जी, कि आप इंडिया में कोई बिजनेस कर रहे हैं, सेम बिजनेस आप दुबई में उन्हीं कायदों से नहीं कर सकते। हाँ, वहाँ के अपने तरीके हैं। हाँ, जो वर्ड आप यहाँ लोगों को फ्रिक्वेंटली बोल दोगे, वहाँ लोग हो सकता है उस पर आपको उठाकर मारने लग जाए। हाँ, किसी तीसरी कंट्री के और कोई नियम हो सकते हैं, है ना। तो एक एजुकेटेड इंसान को इतना समझना होता है कि कल्चरल डिफरेंसेस वाकई में एग्जिस्ट करता है और उसके हिसाब से हमको अपने आप को ढालना होता है ना, वो सीखने होते हैं।
तो ये कल्चरल डिफरेंसेस दो लोगों में भी तो होंगे ना, जब वो अलग अलग कम्युनिटी से या अलग अलग रीजन से आ रहे हैं, और 2 फैमिलीज में तो डेफिनेटली होंगे फिर तो अब कल्चरल डिफरेंसेस जब ज़्यादा हैं तो इस बात की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा है कि कॉन्फ्लिक्ट होंगे, क्लैशेस होंगे, हर व्यक्ति हर चीज़ पे एग्री नहीं करेगा। तो कल्चरल डिफरेंसेस ज़्यादा होना इस पॉसिबिलिटी को बढ़ा देता है कि आपकी मैरिज में इश्यूज आएंगे। अब कुछ लोग हैं जो उन इश्यूज़ को मैनेज कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते, तो ये भी एक कारण बन जाता है शादियों के ब्रेक होने का। अब मैं ये नहीं कह रहा कि लव मैरिज नहीं करनी चाहिए या अरेंज मैरिज करनी चाहिए या सेम कास्ट में करनी चाहिए या इंटर कास्ट, ये सब मैं नहीं कह रहा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि कल्चरल डिफरेंसेस अगर बहुत ज़्यादा है तो आपको प्रॉब्लम आएगी। अगर आप 2 अलग कास्ट में, बट दोनों कास्ट में जो लाइफस्टाइल है वो अगर सिमिलर है, वो मिलता जुलता है, तो आप उसमें भी बहुत इजीली उस मैरिज को नेविगेट कर लोगे। तो या तो फिर ये हो कि अगर आप चलो कर भी रहे हो इंटरकास्ट, तो आप लोगों के अंदर वो कैपेसिटी होनी चाहिए टू अडेप्ट इनटू द न्यू एटमॉस्फेयर। पर आप सबसे बड़ा रीज़न देखोगे कि जैसे अभी कल परसों की ही बात है, हमारे क्लाइंट है यूएस में है, तो यूएस में है पर वो रहने वाले पटना के हैं। ओके, ठीक है। अब लड़की पटना की नहीं है, लड़का पटना का है। अब लव मैरिज हुआ है, शादी के बाद लड़के की सिस्टर की शादी है, ओके, तो उनके रिचुअल कुछ ऐसे रहते होंगे कि लड़के की सिस्टर की शादी है तो जो हमारा बेटा है, हाँ, इसके जो इन लॉज है, वो कुछ गिफ्ट्स लेकर आएंगे यहाँ पर। ओके, छोटी मोटी चीज़ें कुछ, कोई एनवलप में कुछ पैसा 200-500 डाल दिया, या फिर कुछ कोई कपड़ा दे दिया, या ऐसी कोई चांदी का सिक्का दे दिया, ऐसी कोई चीज़ रिचुअल इनके होते होंगे। लड़की बोल रही यार तुम्हारी बहन की शादी है, मेरे पापा क्यों लेके आएंगे गिफ्ट्स? है ना, ठीक है, वो क्यों लेके आएंगे? और लड़के ने फिर क्या किया कि लड़के ने वो गिफ्ट्स खरीदे, रेडी रखे, और लड़की को कहा कि बस तुम्हारे पापा को इतना कह देना कि वहाँ पर दे। हाँ, आपको नहीं करना है पर कम से कम दे दे, तो हमारी कम्युनिटी में तो एक वो मर्यादा जो है, जो भी उनके जो भी उनके सिस्टम है वो बने रहे कम से कम। ये ना लगे कि देखो भाई आजकल ये सब हो जाता है, नहीं तो अब ये एक अंडरस्टैंडिंग लड़के में थी तो उसने संभाल लिया। नहीं होता तो वो लड़ता इस पर कि तुमको क्या हम पागल लगते हैं क्या, या हम कोई पुराने ज़माने के, क्या हमारी जिंदगियाँ चल रही है, हमारे यहाँ पूरा सिस्टम ऐसे चल रहा है, पूरी दुनिया चल रही है, और तुम इतनी सी बात के लिए इतना बतंगड़ कर रही हो कि वो क्यों करेंगे? क्या है ये? कल्चरल डिफरेंसेस है। अब आप इसमें किसको गलत और सही बोलोगे? चलो पटना वाला गलत है भी, तो क्या करे गलत है तो? क्या वो आज के आज जाकर पूरी पटना को बदल दे? क्या कर देगा एक दिन में? क्या समाज ऐसे बदल जाता है क्या 1 सेकंड में? तो ये इश्यूज़ को ऐसे रिजॉल्व नहीं किया जा सकता कि उसने कहा और सब हो गया, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं। तो दूसरा कारण कि लाइफस्टाइल इश्यूज़ है, एक कारण है कि फाइनेंस के इश्यूज़ है, पैसे को कैसे मैनेज करना है। दोनों लोग सफिशिएंट पैसा कमा रहे हैं, दोनों का पैसा इंपॉर्टेंट है, पैसे को खर्च करने की माइंडसेट दोनों की बहुत अलग है। बट डोंट यू थिंक ये पैसे वाला जो पॉइंट है कि फाइनेंस, ये यूजुअली मैरिजेस में लड़कों के एंड पे ज़्यादा होगा, दैट इफ द गाय और द हस्बैंड इज नॉट अर्निंग मच तो फाइट ज़्यादा हो? आजकल इतना तो हो ही गया है कि आप किसी से शादी कर रहे हो तो लड़का क्या कमा रहा है क्या नहीं कमा रहा है, ये तो पिछले 200 साल से हमारे देश में पहले देखा जाता है कि इसकी स्थिति क्या है। लड़की के मामले में पहले एक्सपेक्टेशन होती नहीं थी। आजकल लड़का ही कहता है कि मुझे वर्किंग वुमेन चाहिए, या फिर कुछ आज भी ये कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए वर्किंग वाली लड़की। है ना, तो लड़की कमा रही कि नहीं कमा रही तो कितना कमा रही, ये अभी भी उतना प्राइमरी कंसर्न नहीं है जितना लड़के का है, तो वो तो है ही। पर इसका मतलब ये नहीं ना कि लड़कियां आगे नहीं बढ़ी, आगे तो वो बढ़ी हैं। लड़कियां लड़कों के बराबर भी हैं, पैसे कमा भी रही है। तो वो पैसे को कैसे यूटिलाइज किया जाए, वो पैसा कहाँ जाएगा, वो कहाँ खर्च होगा, वो उसके पैसों का क्या करेगी, क्या उस पैसे का कुछ 10-20-30% इस फैमिली में देगी, या उसके इन्वेस्टमेंट्स को सेपरेट रखेगी द गर्ल? या वो कह रही है कि मुझे अपना पैसा अपने पेरेंट्स के लिए भेजना है, तुम भी तो अपने पेरेंट्स के लिए भेज रहे हो, तो फिर क्या करना है? तो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होने लगी है। तो अभी आजकल की जो जनरेशन है, जो 2 टियर 3 टियर सिटीज़ से जाके मेट्रोज़ में रह रही है, जॉब्स कर रही है, पैसा कमा रहे हैं, उन लोगों के साथ ये कॉन्फ्लिक्ट है कि पैसे को लेके एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आ जाती है कि यार मैं 30-40 लाख रुपए कमा रही हूँ और ये तो कह रहा है कि मुझे दे दो, मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ, तो ऐसे कैसे दे दें? और फिर लड़की के घर वाले भी इनसिक्योर है कि बेटा तू इतने पैसे कमा रही तो थोड़ा संभालना इनको, कहीं यहाँ वहाँ ना हो जाए। है ना, तो ये टेंशन, तो अब क्या ना एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत सारे इन्फ्लुएंस करने लगे हैं मैरिज को। तो ये पैसा जो है, आई गेस इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड
मतलब ये तेरा मेरा आ रहा है बेसिकली, अगर मैं बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में बोल दूं इस बात को ग्राउंड लेवल पे, तो ये कहीं ना कहीं तेरा मेरा इंड्यूस कर रहा है कि ये मेरा पैसा है, ये तेरा पैसा है। ऐसा ही है। अब एक क्लाइंट की बात बताता हूँ कि उनके साथ ऐसा था कि लड़का स्टार्टअप कर रहा है कुछ, तो स्टार्टअप कर रहा है तो उसने लड़की को कहा कि मैं चाहता हूँ कि कम से कम 6-8 महीने या साल भर तुम घर के एक्सपेंसेस टैकल कर लो। हाँ जब तक मैं अभी थोड़ा क्राइसिस में हूँ, हाँ फिर हम लोग करेंगे वापस। तो लड़की ने कहा कि तुम जो स्टार्टअप कर रहे हो उसमें मुझे कोई शेयर देने वाले हो क्या? तुम मुझे कुछ परसेंटेज देने वाले हो क्या? ओके। तो बोलता है तुम ऐसे क्यों कह रही हो? तो कहना यार मैं क्यों दूंगी घर का खर्चा पूरा, मैं क्यों चलाऊंगी इसको, मैं क्यों पैसा दूं पूरा। राइट। अब शायद ये बात लड़का नहीं कह सकता था कभी कि लड़की अगर नहीं कमाती है तो मैं क्यों खर्चा, वो तो देते ही आ रहे हैं, वो तो दे ही रहे हैं, उन्होंने तो हमेशा इसको जिम्मेदारी समझा ही है, वो तो प्रोवाइडर रहे ही हैं। हाँ पर अब जब लड़की ने अर्न किया है तो लड़की की इंटेंट उतनी है कि नहीं है हाँ कि अब अगर ये नहीं कमा रहा है तो मैं इसको सपोर्ट कर दूं। करने वाले कर रहे हैं, बट ये भी कॉन्फ्लिक्ट का कारण है कि फाइनेंस जहाँ जहाँ है वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। कि ऐसा तो नहीं कि इसने देख लिया कि ये तो अच्छा पैसा कमा रही है तो अब इसके पैसे से फ़ायदा लो या इसके पैसे को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर लो। तो ये सब ख्याल भी हैं। तो ऐसे में दो लोगों के बीच में वो कंपैशन, वो अफेक्शन कैसे रहे? ट्रू। वो एक दूसरे पे ऐसा जो होता है ना, अंधा भरोसा करना या एक दूसरे के साथ खूब जेलअप करना और ये सारी चीज़ें। अब बैक ऑफ द माइंड ये सब चीज़ें भी चलती रहती है कि मुझे अपने रिसोर्सेज संभालने हैं। तो ये भी एक कारण है कि मैरिजेस ज़्यादा टूट रही है। और एक सबसे बड़ा कारण, बाय द वे, 350% बढ़ गया है डिवोर्स रेट पिछले 2 डिकेड्स में इंडिया में। गॉड, 350% हाइक। हाँ, और अभी ये शुरुआत है, ये कोई हाइक नहीं है, असली तो अभी होगा। कि मतलब अभी डिवोर्सेस और बढ़ने वाले हैं। बहुत ज़्यादा, बहुत क्राइसिस है अगले 10 सालों में इंडिया में रिलेशनशिप्स में। एंड व्हाई डू यू से दिस? क्योंकि एक टाइम था जब सोसाइटी के अंदर डिवोर्स को लेके एक्सेप्टेंस नहीं था। हाँ तो लोगों को लगता था कि डिवोर्स पहले तो करना ही नहीं किसी भी कीमत पे। और अगर कर भी लिया तो एक लेबल लग जाएगा आपके ऊपर डिवोर्स वाला और तो कोई दूसरा मिलेगा भी नहीं। हाँ है ना। फिर सोसाइटी ने एक्सेप्टेंस लाए कि भाई लोगों को लगने लगा कि यार मेरी बेटी परेशान हो रही है तो थोड़ी ना उसको ज़िंदगी भर ज़बरदस्ती रहने देंगे। और इस तरह के विचार जब ज़्यादातर लोगों के हुए कि मेरा बेटा परेशान हो रहा है तो क्यों परेशान होगा, तो सोसाइटी ने पॉजिटिवली लेना शुरू किया कि डिवोर्स हो गया तो क्या बात है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो डिवोर्स बढ़ने लग गए। जो भी लोग उलझे हुए थे, जिनकी टांग फंसी हुई थी, उन्होंने सोचा कि चलो अभी माहौल तो नॉर्मल है, ले लेते हैं, कर लेते हैं। अब डिवोर्स ज़्यादा होने लग गए तो डिवोर्स जिनके हुए हैं उनको दूसरे ऑप्शन भी इजीली मिलने लग गए। है ना। तो ये सब चीज़ें ज़्यादा होने लगी तो डिवोर्स को लेकर एक पॉजिटिव इकोसिस्टम बिल्ड हो गया जी। तो लोगों ने सोच लिया कि फिर अब कुछ भी परेशानी तो रहना ही क्यों है। और एट द सेम टाइम सोशल मीडिया का पेनिट्रेशन इतना बढ़ गया कि हर इंसान के पास दूसरे ऑप्शंस भी रेडी हैं कि डिवोर्स हो गया तो क्या करना है, कहाँ ढूंढने जाना है दूसरा। तो दूसरा तो रास्ता ही देख रहा है आपका कि आपके पेपर वर्क हो जाए तो फिर हम लोग शादी करें ऑन द डोर स्टेप, जो हम ऑप्शंस लेके चलने लगे आज के वक्त में। हाँ, तो इस वजह से डिवोर्स बढ़ेंगे कि लोगों के पास कोई मोटिव ही नहीं रह गया है ज़बरदस्ती उस शादी में रुकने का। तो मतलब अब ये धीरे धीरे वो डिवोर्स बहुत कॉमन कल्चर होने वाला है, जस्ट लाइक द रिलेशनशिप में ब्रेकअप्स होते हैं ना, हाँ, वैसे ही शादियां हो जाएंगी कि ठीक है 2 ब्रेकअप, तीसरी शादी कर लेंगे ना। हाँ, 3 डिवोर्स, 4 डिवोर्स, क्या फर्क पड़ता है। ऐसा हो जाएगा, हो ही रहा है, होने ही लगा है। तो मतलब बेसिकली वो वेस्टर्न कंट्री कल्चर हमने कुछ ज़्यादा ही दिल पे लेके अडेप्ट कर लिया कि यार नॉर्मल है सब। तो आप देखें कि हमने वेस्ट को उस मामले में कॉपी कर लिया जिस मामले में वो सबसे बड़ा फेलियर का एग्जाम्पल है। इन रिश्तों में तो वो कभी सक्सेसफुल रहा नहीं। हाँ। और उसमें भी हम उससे सीख रहे हैं। तो ये आई गेस इतना भी नहीं सीखना था, कुछ ज़्यादा ही सीखना नहीं। हाँ, ये हमारे डायनेमिक्स गड़बड़ हो गए। इंडिया इज आज तक भी नोन कि हमारे जो रिश्ते हैं, हमारा फैमिली सिस्टम जो है, द जॉइंट फैमिली सिस्टम वी हैव इन आवर कंट्री, वो अब आज भी माना जाता है पूरे वर्ल्ड में कि इंडिया में बहुत अच्छा कल्चर एंड ट्रेडिशन है। यहाँ का इंडिया की खास बात ये है, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा या सुना था कि बाहर के जो कंट्रीज़ है उन कंट्रीज़ में जो एक सोशल हायरार्की होता है कि उस सोशल हायरार्की में जो सबसे छोटा यूनिट है वो एक इंडिविजुअल है कि भैया ये दुनिया हो गई, फिर ये देश हो गया, फिर ये स्टेट्स हो गए, ये रिलीजन हो गए, ये फैमिली हो गई, फैमिली में ये छोटी फैमिली, उस छोटी फैमिली में ये इंडिविजुअल। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है उस सोसाइटी की वो कौन है? इंडिविजुअल। और इंडिया की सोशल हायरार्की में जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो फैमिली है, इंडिविजुअल है ही नहीं। तो भारतीय परंपराएं ऐसी है कि आप अकेले कुछ नहीं हो,
यू आर नोबडी, आपका परिवार ही है। अब इस परिवार में एक दो लोग थोड़े परेशान भी हो रहे हैं, एक दो खुश भी हो रहे हैं, बट जो भी है आपको सबको साथ में चलना है। आप कोई भी ऐसा नहीं करेगा कि मुझे मेरे लिए चाहिए, मैं सबको छोड़ के मैं अपना करने जा रहा हूँ। तो एज अ फैमिली हम लोग चलने वाले लोग थे, बट अब ये हम लोग भी, हमारी भी स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो इंडिविजुअली होते जा रहा है। तो इस वजह से डायनामिक्स बदल गए। डू यू थिंक इट्स राइट? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं ना, इसकी वजह से तो परेशानियाँ बढ़ रही है ना, इसकी वजह से तो प्रॉब्लम ज़्यादा है, इसकी वजह से सोशल आइसोलेशन भी ज़्यादा है। आप देखें कि जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रहा है, हम गैजेट्स में इतना बिजी हैं कि सोशल आइसोलेशन भी बढ़ रहा है। कि एक डाइनिंग टेबल पे 6 लोग बैठे हैं और 6 के 6 लोग फ़ोन चला रहे हैं, है ना। वो वहाँ पर नेटवर्किंग नहीं कर रहे हैं, वो फ़ोन में नेटवर्किंग कर रहे हैं किसी और से। ठीक है, तो सोशल आइसोलेशन अगर बढ़ रहा है तो लोगों का इमोशनल इंटेलिजेंस ड्रॉप होगा। इमोशनल इंटेलिजेंस सीधा जुड़ा होता है हमारे सोशलाइज करने की एबिलिटी से। ठीक है, वहाँ पर इंसान सीखता है। पहले जब परिवार 20, 30, 40 लोगों के होते थे तो हम अपने फैमिली में इतना सोशलाइज करते थे कि वहाँ किसी को कोई ट्रॉमा नहीं होता था। चाहे लाइफ, चाहे सब अभाव में ही जी रहे हैं जिंदगी, है ना। बहुत लोगों को बहुत कुछ नहीं मिला परिवार से, बट कोई उसकी वजह से ट्रॉमा में नहीं गया। क्योंकि जब आप सोशलाइज करते हो, इतनी बड़ी जगह रहते हो, तो आप अपने इमोशंस को रेगुलेट कर पाते हो। क्योंकि उन 20-30 लोगों में 2-4 ऐसे भी हैं जिनको आपकी चिंता है, जो आपको संभालते हैं, सुनते हैं। अब हमने क्या कर लिया कि सोशल आइसोलेशन इतना बढ़ा लिया है कि एक फ्लैट के अंदर 2 लोग रह रहे हैं और दोनों अपनी अपनी जॉब कर रहे हैं और दोनों की अपनी अपनी दुनिया है और फिर गैजेट्स हैं और सब कुछ है। तो वो 2 लोग दिन भर के 24 घंटे में मिलाकर भी 1 घंटा भी बात नहीं कर रहे हैं। तो सोशल आइसोलेशन बढ़ रहा है। अब सोशल आइसोलेशन बढ़ने की वजह से लोगों की जो अपने इमोशंस को मैनेज करने की कैपेसिटी है वो ड्रॉप हो रही है, और अब उनके अंदर वो संवेदनाएं नहीं है या फिर वो डेप्थ नहीं है रिश्तों में। जैसे आजकल कैसा है कि 4 दिन में प्यार हो गया और 4 दिन में ब्रेकअप भी हो गया। जबकि पहले महीनों आप किसी लड़की को देखने के लिए साल भर वेट कर लेते थे कि यार वो ना दिवाली पे अपने मामा के घर आती है, तब देखता हूँ, या फिर होली में आएगी अगली, तो फिर जब शायद देखने को मिलेगा, तब देखने को मिलेगा। तो पेशेंस लेवल क्या था लोगों का। तो मतलब ये होता था कि अब आई गेस सिस्टम ये हो गया दैट एंटरिंग इनटू अ रिलेशनशिप इज इजी एंड एग्जिटिंग फ्रॉम इट इज इवन ईजियर। वो वाला सिस्टम आ चुका है। पहले क्या होता था कि लोग एक रिलेशनशिप में आना भी बहुत बड़ी चीज समझते थे यार, कि मैंने एक लड़की को आई लव यू कहा है, मैंने उसको अपने प्यार का इजहार किया है, अब तो मतलब इसका ही शादी है। आजकल लोग कहते हैं ठीक है यार, ट्राई आउट करते हैं, रिलेशनशिप में आते हैं, लेट्स ट्राई, अगर वर्क किया तो ठीक है, नहीं किया तो रहने देंगे। वो वाला सिनारियो है। हाँ, यही है। इसमें एक साइकोलॉजी का भी बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है जो समझना चाहिए। ओके, वो एंगल क्या है कि आप देखें सोशल मीडिया पर, मान लीजिए कोई व्यक्ति फॉलो योर हार्ट काइंड ऑफ बात कर रहा है ना, दिल की सुनने वाली, तो 85% लोग उस कंटेंट को सुनेंगे और शेयर करेंगे। अगर वो रैशनल बात कर रहा है, लॉजिक वाली बात कर रहा है, तो उस कंटेंट को सिर्फ 15% लोग ही सुनना चाहते हैं। इसके पीछे का हिसाब क्या है कि जब आप फॉलो योर हार्ट वाली बात बोलते, जो मन कर रहा है, जो दिल कर रहा है, दिल को सही लग रहा है, वो करो यार। तो ये लोगों को देता है एक साइकोलॉजिकल कंफर्ट। क्योंकि ह्यूमन ब्रेन डिजाइन ही ऐसा है कि वो हमेशा फर्स्ट ऑर्डर कॉन्सिक्वेंस की चिंता करता है कि अभी मुझे जिम जाकर वजन उठाने हैं और अभी मुझे बर्गर खाना है, तो मन क्या करेगा? बर्गर खाने का मन करेगा। तो फॉलो योर हार्ट मुझे इस बात के लिए अलाउ करता है कि अभी जो मुझे सही लग रहा है वो मैं कर लूँ। ठीक है, तो वो मुझे प्लेजर दे रहा है, पेन नहीं दे रहा है। जबकि आप लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे तो आज आपकी लाइफस्टाइल में बहुत सारी चीज़ें आपको इसी कट शॉर्ट करना पड़ेगी जो अभी मज़ा दे रही है, बट लॉन्ग टर्म में आपके लिए ठीक नहीं है। तो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस देखने के लिए या उसके लिए काम करने के लिए ह्यूमन ब्रेन प्रिपेयर नहीं है। तो वो क्या करता है, हमेशा फर्स्ट ऑर्डर कॉन्सिक्वेंस देखता है। मतलब कि जो मन हो रहा है वो कर लो। तो फॉलो योर हार्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो समाज को बर्बाद कर सकता है। मतलब वो लोगों को इस बात की लिबर्टी दे रहा है कि तू शादी में है और फिर भी तुझे कोई और पसंद आ गया ना, तो यार गो फॉर इट यार। फिर वहीं से तो काम खराब हो रहा है सारा। है ना, आप वो साइकोलॉजिकल कंफर्ट इन्वॉल्व है। वो 85% लोग इसीलिए उस कंटेंट को शेयर करते हैं क्योंकि उन्हें आज कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी जो उन्हें पेन देती है। आज उन्हें सांत्वना मिल जाए, आज उन्हें वो करने को मिल जाए जो उनका मन कर रहा है, तो उनको अच्छा लगेगा। तो वो हमेशा रैशनल बातें नहीं करेंगे, वो इमोशनल बातें करेंगे। तो इमोशनल थिंकिंग जो है ना, उसको हम एम्पावर जितना ज़्यादा कर रहे हैं, उतना ज़्यादा सोसाइटी के अंदर चीज़ें कोलैप्स होंगी, ख़राब होंगी।
और रैशनल थिंकिंग जो है उस पर हम लोग बात नहीं कर रहे हैं. So Vikas, if I ask this direct to you, a straight one point question answer कि आप ज़्यादा किस में बिलीव करते हो, इमोशनल में या रैशनल में? अब जैसे ह्यूमन ब्रेन में दो थिंकिंग है, इमोशनल थिंकिंग और रैशनल थिंकिंग. इन दोनों थिंकिंग को जो कनेक्टर्स जोड़ के रखते हैं, वो कनेक्टर्स जिस इंसान के स्ट्रांग है उसको इमोशनली इंटेलिजेंट बोला जाता है. Okay. अगर एकदम मैं सिंपल शब्दों में बताऊं तो इमोशनली इंटेलिजेंट कौन है? जिनकी इमोशनल और रैशनल थिंकिंग दोनों वेल कनेक्टेड है. तो आप देखना कि सबकॉन्शियसली 200 मिली सेकेंड्स लगते हैं हमारे ब्रेन को इमोशन को एक्सपीरियंस करने में. यानी अगर आपने मुझे कोई ऐसी बात बोल दी जो मुझे ठीक नहीं लगी, तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स मुझे बुरा फील हो जाएगा, चाहे मैं इमोशनली कितना भी स्मार्ट हूँ, चाहे मैं कितना भी रैशनल थिंकिंग यूज़ करता हूँ. जो पहला आउटपुट आएगा अंदर से वो इमोशंस के बेसिस पर ही आएगा. बाद में रैशनैलिटी लगाएंगे दिमाग से कि 2-3-4 सेकंड होंगे और मैं सोचूंगा नहीं यार इट्स ओके, ठीक है यार, ऐसी पहला इज जैसे मेरा फ्रेंड अगर यहाँ से पास हो गया और मुझे इग्नोर करके चला गया, तो दिमाग में पहली चीज स्ट्राइक होगी वो ये होगी कि बुरा लगेगा. फिर लगेगा नहीं वो बिजी था, हाँ वो बिजी होगा यार, उसने देखा नहीं होगा, हो सकता है कहीं बिजी हो, परेशान हो, या शायद वापस आके मिलने वाला हो. तो जिसकी रैशनल थिंकिंग ठीक नहीं है ना, वो दिन भर यही सोचता रहेगा यार साले ने इग्नोर कर दिया यार. So if your rational thinking is not correct, high chances कि आप overthinking ज़्यादा करोगे. हाँ, आप नेगेटिव सेंटिमेंट्स को होल्ड ऑन करोगे. अच्छा, एक और चीज़ समझिए, नेगेटिव इमोशंस की फ्रिक्वेंसी लो होती है, इसलिए नेगेटिव इमोशंस एक्सपीरियंस जल्दी होते हैं. जैसे आपने कभी देखा होगा कि लोग बोलते हैं कि यार प्यार करने में तो मतलब जिंदगियाँ लग जाती है, गुस्सा ऐसे आ जाता है तुरंत, बुरा ऐसा लग जाता है, ग्रैटिट्यूड आने में तो वर्षों लग जाते हैं. मतलब नेगेटिव इमोशंस 1 सेकंड में आ जाते हैं मन में. पॉजिटिव इमोशंस में एफर्ट डालना पड़ता है, क्योंकि नेगेटिव इमोशंस लो फ्रिक्वेंसी इमोशंस है, वो जल्दी ट्रैवल करते हैं. और वो व्यक्ति जो इमोशनल ही है, जिसकी रैशनल थिंकिंग ठीक नहीं है, वो उस इमोशन को पकड़ लेगा. वो इमोशन जो अभी आया और जा सकता था वो उसको लेके बैठ जाएगा. तो उसके लाइफ के एक्सपीरियंसेस में वो 80% टाइम नेगेटिव इमोशंस ही एक्सपीरियंस करेगा. तो अब यहाँ हमने बात करी काफ़ी सारी इमोशनल इंटेलिजेंस की. मैं थोड़ा सा पीछे आऊँगा, थोड़ा सा जो हमारा इनिशियल टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, वील स्टिक बैक टू दैट. और इसमें ना मेरे दिमाग में बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन आता है, क्योंकि हमने बात की रीजंस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ मैरिजेस, क्यों शादियाँ इतनी टूट रही हैं, और अलग अलग उसके रीजंस हैं. इसमें डू यू थिंक, बीइंग अ रिलेशनशिप कोच, दैट बैड सेक्स इज लीडिंग टू ब्रेकिंग मैरिजेस? बैड सेक्स या फिर लैक ऑफ इंटीमेसी, हाँ है ना. हाँ, ये शादियों को इम्पैक्ट कर रहा है. लोगों की सेक्सुअल हेल्थ असल में वैसी है ही नहीं जैसी मतलब ख्यालों में है हमारे. क्योंकि ऐसा देखा गया, बहुत सुनने में आया दैट गर्ल्स आर फाइलिंग डिवोर्सेस इस रीजन से कि यार मैं अपने पति से सेटिस्फाइड नहीं हूँ इन बेड, कि इस वजह से भी लड़कियां सेपरेट हो रही हैं, अपनी मैरिजेस ब्रेक कर रही हैं. ऐसा हो रहा है क्योंकि आप देखें कि एक तो पॉर्न का कंजप्शन बढ़ गया है, ठीक है. मास्टरबेशन जैसी चीज़ें इनकरेज हो जाती है जब आप इस तरह का कंटेंट ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो ठीक है. मास्टरबेशन गिव्स यू अ डिफरेंट काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन, क्योंकि वो आपके इमेजिनरी वर्ल्ड के साथ पैरेलल में चल रहा है. हाँ, ठीक है. वो एक्सपीरियंस आपको एक रियल सेक्स भी शायद नहीं दे सकता. तो लोग एडिक्टेड हैं इस तरह के कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए, और मास्टरबेशन जैसी चीज़ों के लिए एडिक्टेड है. अब कुछ दिन पहले मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था कि हमारा ब्रेन किसी भी चीज़ के लिए ट्रेन होता है जब भी कोई काम हम बार बार कर रहे हैं. तो दुनिया का हर मेल चाहता है कि वो बेड में ज़्यादा परफॉर्म करे, ज़्यादा लॉन्गर लास्ट करे, है ना, अपने पार्टनर के साथ. ये उसकी ख्वाहिश है. हाँ. पर जब इंसान मास्टरबेट करता है तो मास्टरबेट करने वाला इंसान कोई ये नहीं सोचता है कि मैं 20 मिनट तक मास्टरबेट करते रहूँ और जब जाके इजैकुलेट हो. हाँ. वो चाहता है 2 मिनट में हो जाए. हाँ. तो वो टेक्निकली अपने ब्रेन को प्रिपेयर कर रहा है जल्दी से इजैकुलेट करने के लिए. ठीक है. और ऐसे लोग अपनी सेक्सुअल हेल्थ को इतना ख़राब कर लेते हैं कि वो बेड में परफॉर्म ही नहीं कर पाते, क्योंकि दे आर ट्रेनिंग देयर ब्रेन, खुद ही ट्रेन कर रहे हैं इस बात के लिए. आप समझ रहे हैं? ये बहुत एक वो डेप्थ वाली चीज़ है ना. अब इंसान को अपनी डाइट पे, अपनी लाइफस्टाइल पे, इन सब चीज़ों पे तो वो फोकस कर रहा है, पर जो हमारा मेंटल एटीट्यूड होता है जिससे हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो वहाँ पर उस फ्रंट पे तो इंसान खुद ही खुद को कमज़ोर कर रहा है ना. तो वो सेक्सुअली परफॉर्म कैसे करेगा? अब नहीं करेगा. तो इसकी जो बुरी आदतें हैं, इसके जो एडिक्शंस हैं, इसकी वजह से कौन जूझ रहा है? इसकी वाइफ जूझ रही है कि उसको सेटिस्फैक्शन या वो प्लेजर, उसको ऐसा लग रहा है कि यार कि हम लोग सेक्सुअली
ठीक कर ही नहीं पाते हैं। और दूसरा कि जैसे जैसे शादी पुरानी हो रही है तो एक डाइल्यूशन आ रहा है जो कि नेचुरल डाइल्यूशन है, वो दुनिया की हर शादी में आता है कि वो डाइल्यूशन आ रहा है, यानी कि आपका ब्रेन एक ही विजुअल या एक ही इंसान को देखकर उस लेवल पर स्टिमुलेट नहीं होगा जैसे पहले हो रहा था। तो अब जो सेक्सुअल अर्ज है वो आपकी कम हो जाएगी। अब सेक्सुअल अर्ज कम हो रही है और उसके बाद आप रोज रोज नया नया पॉर्न देख के अपने आप को वहाँ तो स्टिमुलेट कर ही रहे हो और आप मास्टरबेट तो कर ही रहे हो, और उसकी वजह से वो इजैकुलेशन वाली प्रॉब्लम हो ही रही है। अब आप अगर महीने 15 दिन में एक बार इंटीमेट हो भी गए तो भी आप ज़्यादा देर तक लास्ट नहीं कर रहे, तो सामने वाले को तो लग सकता है कि यार इस मैरिज में ये सब चीज़ें हैं नहीं, पर इस दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा है नमित जो ये वाली प्रॉब्लम से जूझ रहा है। और ये एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसके बारे में लोग खुल के बात तक नहीं कर पाते। हाँ, बात नहीं करते ना, और लोगों को ये कोई सिखा ही नहीं रहा है। ये जो बात हमने अभी पिछले 5 मिनट में की है कि मुझे तो हैरानी होती है कि बड़े बड़े एक्सपर्ट्स और गुरु लोग कैसे बोल देते हैं कि मास्टरबेशन इज गुड, थोड़ा बहुत चलता है, थोड़ा बहुत अच्छा है। हाँ, ये बहुत अरे मैंने थोड़ा बहुत पे कोई रुकेगा क्या? ये अभी कोई भी एक्सपर्ट ये नहीं बोलेगा कि अल्कोहल इज गुड, हाँ है ना? हाँ, पर थोड़ा तो ले सकते हैं, क्योंकि उस गुरु को पता है कि थोड़े पे इंसान रुकेगा तब ना। हाँ, अगर वो रोक नहीं पाया, वो अपनी टेम्पटेशन को टैकल नहीं कर पाया, तो वो तो एल्कोहलिक बन जाएगा। तो मास्टरबेशन भी थोड़ा गुड है, तो थोड़े पे रुक जाएगा क्या इंसान? इम्पॉर्टेंट तो ये है ना, अगर नहीं रुकेगा तो उसकी तो मैरिड लाइफ बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि आजकल मास्टरबेशन का अगर वो देखा जाए ना, शायद पहले का हम भी नहीं बता सकते, 30 साल पहले तब तो हम थे भी नहीं, बट आजकल ये सिनेरियो है कि किड्स आर स्टार्टिंग एज अर्ली एज 14-15 से दे आर स्टार्टिंग, बिकॉज द कंटेंट दैट दे आर कंज्यूमिंग बहुत इजीली अवेलेबल है। हाँ, वो उनको इनकरेज कर रहा है इस बात के लिए। हाँ, तो वो तो होगा ना। हाँ, तो 14 साल से जिसने करना स्टार्ट किया तो और उसकी शादी हुई जाके 30 साल में, तो 16 साल से जो जिस चीज़ में वो कर रहा था, तो डेफिनेटली फिर शादी के बाद तो क्या ही। और एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ कि जो ये बात अक्सर में हर प्लेटफॉर्म पे आई जाती है कि एक मेल के पूरे लाइफ टाइम में सेक्सुअली वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है जब वो 18 से 22 वाले ब्रैकेट में होता है। ओके, है ना? और एक फीमेल अपने पूरे लाइफ टाइम में सेक्सुअली सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है जब वो 34 से 38 की एज के आसपास होती है। अब आप इस डायनामिक को समझो कि एक कपल, मान लीजिए एक लड़का लड़की दोनों 30 साल की उम्र में उन्होंने शादी कर ली। अब जब ये 34-38 वाले ब्रैकेट में जा रहे हैं तब तक की शादी को 5 साल 6 साल हो चुके हैं। हाँ, मतलब सैचुरेशन काफ़ी कुछ सेक्सुअली आ चुका है बहुत हद तक। हाँ, बट अब जो फीमेल है अब वो सेक्सुअली ज़्यादा एक्टिव फील कर रही है। अब उसकी अर्ज बढ़ रही है, वो हार्मोनली ज़्यादा एक्टिव फील कर रही है। अब वो किससे एक्सपेक्टेशन रख रही है? अपने हस्बैंड से। हस्बैंड को लग रहा है यार तुमको आजकल क्या हो गया है ना? रोज करना तुम्हें तो ये सब रोज करना है। अभी मेरे को काम इतना है, प्रेशर इतना है, मंथ एंड आ रहा है, EMIs है, जॉब है, ये है, वो है, बच्चे हैं, दुनिया भर की चीज़ें हैं। तो उसे ऐसा लग रहा है कि मेरी अर्ज सेटल होती जा रही है तो इसकी भी होनी चाहिए, बट इसकी तो बढ़ रही है। तो फीमेल की तरफ से सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उसी उम्र में इनिशिएट होते हैं, 34 से 38 के बीच में, उसी एज में, क्योंकि अपना हस्बैंड उतना उस लेवल पे चीज़ों को नहीं वो कर पा रहा। वो एक फैक्टर। और दूसरा हार्मोनल मोटिवेशन जो है ना, वो किसी भी इंसान को एक एक्स्ट्रा पुश देता है। इंटेंट चाहे बुरा नहीं होगा किसी फीमेल का, इंटेंट ये नहीं होगा कि मुझे जाके यही सब करना है, बट हार्मोनल मोटिवेशन को तो आपको मानना पड़ेगा ना कि ये चीज़ होती है। एक ड्राइव जो अंदर से आ रही है वो तो होती है ना, तो वो आपको थोड़ा सा पुश तो करेगी उधर। अब अगर आपके एथिक्स या आपकी इंटेग्रिटी एकदम स्ट्रांग नहीं है, आपका कमिटमेंट लेवल हाई नहीं है, इस समय मैरिज में 4 दिक्कतें और चल रही, तो फिर आप उन 4 दिक्कतों की वजह से ही ये करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि चलो ये एक प्रॉब्लम थी तो क्या हुआ, दूसरा भी अगर अच्छा होता, दूसरी दिक्कतें भी ठीक होती, तो भी हम कमिटेड रहते। बट इस मैरिज में तो कुछ है ही नहीं। हमारे साथ बिहेवियरल इशूज़ है, हम लड़ते रहते हैं, फाइनेंशियल इशूज़ है, ये है, वो है, तो लोग मोटिवेट हो जाते हैं इस डायरेक्शन में जाने के लिए। तो जो हम बात कर रहे थे कि बैड सेक्स या लैक ऑफ इंटीमेसी, वो एक बहुत बड़ा कारण है, और ये प्रॉब्लम भी बढ़ेगा आगे चलकर। हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं डू यू फील दैट इन गाइज, स्पेसिफिकली इन गाइज, बिकॉज ऑफ ज़्यादा पॉर्न कंजम्पशन, ज़्यादा मैस्टरबेशन और ज़्यादा हायर लेवल्स ऑफ स्ट्रेस, कहीं ना कहीं उनकी सेक्सुअल वाइटलिटी कम होती जा रही है, सेक्सुअल विगर कम हो रहा है? ये तो कम होना ही है ना, ये होगा ही। और फिर हमारे लाइफस्टाइल, आपकी स्लीप, आपका जो फूड आप कंज्यूम कर रहे हो, ये सब चीज़ें इम्पैक्ट करती है हमारी सेक्सुअल हेल्थ को। तो जो खाना हम जंक फूड खा रहे हैं, बर्गर पिज़्ज़ा खा रहे हैं, जो लाइफस्टाइल हमारी है, हमारा स्लिप साइकिल ठीक नहीं है, हफ्ते में 4 से 5 दिन ठीक से सोते ही नहीं है,
है ना, जो टाइम डिसाइडेड है कि भाई 12 बजे सोएंगे, 7 बजे उठेंगे, 2 बजे रात को सो रहे हैं, 2:30 बजे सुबह 4 बजे 5 बजे सो रहे हैं, 10-11 बजे उठ रहे हैं, कभी कोई कब सो रहा है कब उठ रहा है, स्लिप साइकिल। एंड दैट इफेक्ट्स योर सेक्सुअल हेल्थ। सभी इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट गिरता है, और सिर्फ सेक्सुअल हेल्थ नहीं, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी पे गिरता है इंसान के। सो स्लीपिंग टाइमली एंड गेटिंग अप टाइमली इज इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल है। आपका मेंटल रिस्टोरेशन या फिजिकल रिस्टोरेशन जो बॉडी का होता है, उसके लिए जो स्लिप साइकिल होता है, ऐसा कहते हैं कि एक स्लीपिंग फेज होता है 90 मिनट्स का, ठीक है, और 5 फेज एक इंसान को चाहिए होते हैं, 5 साइकिल वो पूरे करें, 450 मिनट्स। हाँ, जो 5वां साइकिल होता है वो मेंटल रिस्टोरेशन का होता है, जो तीसरा और चौथा होता है वो फिजिकल रिस्टोरेशन का होता है। अब ये 1 शॉट में होना चाहिए। 450 मिनट्स यानी ऑलमोस्ट 7.5 घंटे। 7.5 घंटे। अब 7.5 घंटे में आप देखो कि लोग 5 घंटे सो रहे हैं, 6 घंटे सो रहे हैं, तो मेंटल रिस्टोरेशन वाला जो फेज आता है वो आया ही नहीं होता है ना, और इसलिए टुकड़ों में सोना सही नहीं होता है। आपको पता है जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स उड़ते उड़ते सो लेते हैं, उनका आधा ब्रेन सो रहा होता है, वो उड़ रहे हैं, और फिर आधा ब्रेन ऐसा होता है बर्ड्स में। ओके। मतलब जो हॉर्स होता है वो खड़े खड़े सो जाता है, हाँ, मतलब उसके पैर और ये जो एनर्जी है एक्टिव रहेगी सोते टाइम, कि वो खड़े खड़े सो लेगा। तो हर क्रिएचर का ना अपना एक तरीका है, उसको ईश्वर ने एक तरह से डिज़ाइन किया है, तो इंसान का भी एक तरीका है। बट इंसान क्या है, हर तरीके को चैलेंज कर रहा है हर तरह से परीक्षा ले रहा है खुद की, और वो चाह रहा है कि मैं सब जगह हाई प्रोडक्टिविटी दिखा दूँ, तो कैसे होगा? तो अब इसमें अगर मैं डायरेक्टली इस चीज़ से लिंक्ड अप एक क्वेश्चन पूछूं कि बिकॉज डू यू थिंक पॉर्न, वॉचिंग पॉर्न इज गुड और बैड? इट्स बैड, ऑफ कोर्स। मैस्टरबेशन इज गुड और बैड? बैड। क्योंकि बहुत सारे, एक्चुअली में आपने सही बोला कि लोग कह रहे हैं, ऑनलाइन कह रहे हैं कि कभी कभी करना तो देखो ज़रूरी है, अच्छा है, आपकी रिस्टोरेशन अच्छी होती है बॉडी की इफ़ यू मैस्टरबेट, व्हाट पीपल से। सो डू यू थिंक इट्स राइट? इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझनी है, थोड़ी सी गहरी बात है, कि सेक्स ट्रांसम्यूटेशन करके कोई चीज़ होती है, जो हमारी सेक्सुअल एनर्जी को हम रूपांतरित कैसे करेंगे। ओके। कहते हैं कि जो हाईएस्ट लेवल ऑफ इमोशन जो एक ह्यूमन के अंदर एग्जिस्ट करता है वो सेक्स का इमोशन होता है। आपको इतना गुस्सा या इतना प्यार नहीं आ सकता किसी पे उस इंटेंसिटी से, जिस इंटेंसिटी पे आपको सेक्स की फीलिंग्स आप एक्सपीरियंस करोगे। तो ये इमोशन, किसी भी एनर्जी या किसी भी इमोशन को हम रूपांतरित कैसे करेंगे, अगर आपने वो नहीं सीखा तो फिर क्या होगा कि एक व्यक्ति मास्टरबेट नहीं कर रहा है, उसके अंदर स्पर्म्स बन रहे हैं, उसकी जो अर्ज है वो इन सब चीज़ों की बढ़ती जा रही है। अब वो किसी भी रैंडम लड़की या लड़के को देख रहे हैं तो उनके वो हार्मोन्स जो है वो शूट अप हो रहे हैं। अब जब हार्मोन शूट अप हो रहे हैं तो उस एनर्जी को जो शूट अप हो रही है, उस एनर्जी को मैं रूपांतरित नहीं कर पा रहा अपने काम में, चैनलाइज नहीं कर पा रहा। जो चैनलाइज करना सीख गया वो तो जीनियस बन गए, उन्होंने तो अपनी ज़िंदगी में नेक्स्ट लेवल रिजल्ट्स अचीव कर लिए। बट चैनलाइज आप नहीं कर पा रहे, तो आप क्या करोगे कि आप उसे दबाते रहोगे। तो आप दिन में 4 घंटे 6 घंटे अपने मास्टरबेशन के ना करने की अर्ज को दबाने में ही दिमाग लगा रहे हो। नहीं करना, एकदम आप हमेशा अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की खूब कोशिश कर रहे हो। तो अब क्या हो रहा है कि इसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि यार आप वर्क प्लेस पे अपना काम कर रहे हो और आपके दिमाग में सेक्स चल रहा है। तो जाओ मास्टरबेट करके आ जाओ, कम से कम काम पे तो फोकस करोगे। गेटिंग इट? तो वो मास्टरबेशन उस कॉन्टेक्स्ट में बोल दिया उन्होंने कि थोड़ा बहुत ठीक है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा आपके अंदर ज़्यादा टाइम आपने अपने आप को होल्ड ऑन कर लिया तो फिर आप हर जगह पर आपको यही सब चीज़ें दिखने लगेगी, तो आपकी प्रोडक्टिविटी ख़राब होगी। तो सॉल्यूशन ये नहीं था कि थोड़ा करके आ जाओ, सॉल्यूशन था कि सेक्स ट्रांसम्यूटेशन करना सिखाया जाना चाहिए, वो एजुकेशन दी जानी चाहिए। ये स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए ही कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, बट कोई बात नो वन टू टीच ऑल दीज एलिमेंट्स। कोई नहीं सिखाता। एंड अकॉर्डिंग टू यू, अ रिलेशनशिप कोच, इज देयर अ राइट एज टू गेट मैरिड और इट्स नॉट? हाँ, मतलब बायोलॉजिकल साइकिल अगर आप देखोगे तो राइट एज तो है ही। एंड व्हाट इज दैट? अगर हम बायोलॉजिकल साइकिल की बात मुझे ऐसा लगता है कि जो ये वाली जो एज है, जो 20 से लगा के 24, 25, 26 वाली, एक सही एज है लड़के के लिए। लड़के के लिए, लड़की के लिए भी यही एज है। ओके, 20 to 25। हाँ, मोटा 25। पर अब क्योंकि हमारी जीवन शैली में इतने बदलाव हो चुके हैं, हमारा लाइफस्टाइल कुछ इस तरह से डिज़ाइन हो चुका है कि अब ये फिजिबल ऑप्शन नहीं है इस उम्र में शादियां कर लेना। ये फिजिबल नहीं है। और ये फिजिबल नहीं है इसलिए अब शादियों को डिले करना पड़ रहा है, क्योंकि अब एक इंसान की लाइफ में कोई शादी एकमात्र गोल नहीं है।
अब उसका करियर, उसकी ग्रोथ, उसकी इनकम, उसका फ्यूचर, ये सब चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो जब तक वो इंश्योर ना हो कि सब सही है, तब तक शादी इंसान नहीं करेगा। अब वो इंश्योर करने में कई बार लोगों की 35 की उम्र आ जाती है, उस उम्र में जाके शादी कर रहे हैं। तो मुझे तो समझ में ही नहीं आता वो आइडिया कि 35-40 में जाके शादी। वो एक बहुत ही लेट टाइम हो गया करने हाँ, के मतलब 40 तक तो बिल्कुल ही आधी जिंदगी निकल चुकी है। दरअसल आधी जिंदगी 30 पे ही निकल चुकी है। हाँ, अगर मतलब 60 साल का ही उम्र होता है। 60 साल के ऊपर जो है ना, वो तो बोनस है। एक हेल्दी या एक फिटनेस वाली जो लाइफ होती है ना, कि जब तक आप फिट हैं, वो 60 है। आमतौर पर 60 तक भी अब हम नहीं जाते और क्रोनिक डिसीजेज होने लगती है लोगों को। तो क्वालिटी लाइफ तो 60 ही है। तो जब आप 30 पे आए हैं तो आप इंटरवल के बाद की ज़िंदगी में इंटर कर चुके हैं, और अभी आपको ये भी नहीं पता है कि आप शादी कब करोगे, किससे करोगे। तो फिर ऐसा लगता है कि यार एक जो ज़िंदगी है ना, जो आप अपने पार्टनर के साथ जियोगे, वो इश्क, वो प्यार, वो मज़े, वो जो कशिश है, वो जो जुनून है, वो जो लोगों को होता है एक दूसरे से, उन सबको आप एक्सपीरियंस कर भी पाओगे, या एक मैकेनिकल रिश्ता बनाओगे सिर्फ। और लेट मैरिज में फिर मेरे को लगता है लोग ना एक रश में भी रहते हैं कि यार अब वैसी लेट शादी हुई है, अब जल्दी से बच्चे भी कर लें, बिकॉज यू हैव नो गारंटी ऑफ द बायोलॉजिकल क्लॉक टिकिंग। सो जल्दी बच्चे, फिर जल्दी अगेन बच्चे होने के बाद वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, देन उनको ब्रिंग तो ये मैकेनिकल हो गया ना पूरा। हाँ, कि फॉर द सेक ऑफ एवरीथिंग अब सब जल्दी जल्दी से निपटा दो। वो डेडलाइन आ रही है पास में, तो कैसे एक्स्ट्रा टाइम डाल के फिनिश करना है काम। तो इट्स मैकेनिकल। सी, रिश्ते, प्यार, ये सब चीज़ें तो ये तो हमारी ज़िंदगी के रिवॉर्ड्स हैं ना। ये तो हमारे रिवॉर्ड्स हैं। ये कोई काम थोड़ी ना है कि हम इसको तब करेंगे। ये तो यही तो जीवन है। जब आप लोगों से प्यार कर रहे हैं, आप लोगों के साथ हैं, आप सही कंपेनियन आपको मिल जाए, या उसके साथ आप सही उम्र में सही समय जी रहे हैं उसके साथ, तो यही तो जीवन है। तो आप इसी चीज़ को डिले कर रहे हैं। तो कितना पर ठीक है, समझते हैं कि करियर वगैरह सब कुछ इंपॉर्टेंट है, पर 24, 25, 26 तक सेटल होना चाहिए इंसान ना। हो जाते हैं लोग, जॉब्स वगैरह और ये सब कर लेते हैं। और स्टार्टअप और बिजनेस, और उसका तो फिर कोई एंड ही नहीं है कि वो तो लोग तो जाके 50s में जाके भी बिजनेसेस कर रहे हैं, तो क्या करें फिर। वो एक आइडियल अमाउंट कमाने का तो कोई लिमिट ही नहीं है। लोग पहले बंदा सोचते हैं 50,000 कमा लूँ तब शादी कर लूंगा, फिर लाख कमा लूँ, चल लाख पे आ गया, 3-4 लाख तो कमाऊँ महीने का, फिर करूंगा। तो इट्स अ नेवर एंडिंग वो। हाँ, जैसे मेरा एक फ्रेंड है, मैंने कहा यार तू बच्चे नहीं कर रहा, तेरी शादी को इतने साल हो गए। बोला यार मैं थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाए। तो मैंने कहा कि बच्चा आते ही तेरे से कुछ पूछने वाला है कि मतलब पापा क्या स्थिति है, ऐसा बताओ कुछ क्या प्लान कर रखा है? नहीं तो मैं जाऊँ वापस। ऐसा कुछ होने वाला है क्या? तो बोले नहीं। मैंने कहा कि वो बच्चा पैदा होगा, वो 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का होगा, फिर तुम उसको LKG UKG नर्सरी में डालोगे। उतनी फीस भरने के पैसे भी नहीं है तुम्हारे पास, है ना। मतलब उस बच्चे को भी 8-10 साल का जब तक वो होगा, तब तक तो एज इन आपको कोई बहुत पैसा नहीं खर्चा करना है उस पर। तो वो जो 10 साल अभी लगने हैं, उसके लिए तो क्या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। ट्रू। ये एटीट्यूड का मामला है। अगर हम मेंटली रेडी नहीं है ना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए या किसी की जिम्मेदारी उठाने के लिए, तो फिर ये चीज़ें बहाने हैं सब चीज़ों को डिले करने का। ऐसा कुछ नहीं होता यार। ट्रू दैट, वेरी ट्रू। अब विकास भाई यहाँ पे ना एक सवाल और आ रहा है, बिकॉज जब हम बात करते हैं ना शादियाँ, प्यार, रिश्ते, तो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस आते हैं। हमने बात करी सेपरेशन की, मैरिजेस ब्रेकिंग की, रीजंस व्हाई मैरिजेस आर ब्रेकिंग। ठीक है, चलो समझ में आता है कि 2 लोग मिले, अरेंज मैरिज सेटअप था, एक दूसरे को अभी जान रहे थे, समझ रहे थे, कोर्टशिप में 6 महीने जाना, शादी करी, बाद में अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठी, सेपरेशन हो गया, एक चीज़ है। ये चीज़ समझ पानी मुश्किल हो जाती है कि यार आप रिलेशनशिप में रहे हो, आपकी लव मैरिज है, आप 4 साल 5 साल के रिलेशनशिप में थे, शादी हुई और 2 साल बाद यू गाइस आर थिंक अब तो डिवोर्स लेना है। ये कैसे हो रहा है? और ये बहुत हो रहा है। हम लोग जो अपने कपल एजुकेशन के बूट कैंप्स करते हैं, ओके, उसमें मैं सब सिखाता हूँ उनको कि आपके साथ क्या क्या होगा। मान लीजिए एक नया कपल भी आया हमारे बूट कैंप में, तो उसकी आगे की जर्नी कैसे होगी, उसमें मैं सब चीज़ें उन्हें बताता हूँ कि आगे ये चीज़ें होंगी। क्योंकि लव मैरिजेस में जब ये सुनने को मिलता है ना कि यार इन्होंने तो जिद करके फैमिली से लव मैरिज करी थी, 5 साल का रिलेशनशिप था और अब 1.5 साल बाद कह रहे हैं हमें तो अलग होना है। ये लोगों की जो इमोशनल नीड्स है ना, वो बदलती रहती है। वो हर 5-7 साल में बदल जाती है इमोशनल नीड्स। यानी आपसे अगर 5-7 साल पहले पूछते कि नमित कैसी लड़की चाहिए आपको अपनी लाइफ में, तो आपकी जो डेफिनेशन होती ना, शायद आज वो नहीं होगी।
ओके। शायद आज आपको जिस तरह की लड़की चाहिए ना, वो उस लड़की से मैच नहीं खाएगी, ये अलग होगी। और अगर आपसे मैं और 10 साल बाद पूछूंगा कि नहीं कैसी लड़की चाहिए लाइफ में, तो वो और अलग होगी। तो आपकी इमोशनल नीड्स टाइम के साथ बदल रही है, पर ऐसा नहीं, कोई रिमोट नहीं है ना कि बटन दबाया तो पार्टनर उस नीड के हिसाब से चेंज हो जाएगा। वो तो नहीं बदलेगा, वो तो वैसे ही रहेगा। और उसकी नीड्स भी बदल रही है। तो ये फेजेस हैं जो हर मैरिज में आते हैं। तो मैरिज जो है ना, वो एक बड़ा कमिटमेंट और बड़ा समर्पण वाला काम है। सच बताऊं तो अगर आप मुझसे पूछोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान मैरिज के लिए बना नहीं है, क्योंकि एक सोशल नॉर्म है, एक समाज ने एक सिस्टम बनाया है, तो हर कोई कर रहा है, सबको बच्चे पैदा करने हैं, शादियाँ करनी है। बट मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान शादी के लिए नहीं बना है। शादी जो है उसकी रिक्वायरमेंट्स और उसके लिए एक अलग माइंडसेट चाहिए होता है, जो अगर आपका नहीं है तो आप एक फेल्ड मैरिज में जाएंगे, आपकी मैरिज इवेंचुअली फेल हो जाएगी। आपकी इमोशनल नीड्स भी बदलेंगी। ऐसा भी फेज़ आएगा जब आपको आपका पार्टनर बहुत बुरा लगने लगेगा। ऐसा भी फेज़ आएगा जब आपको उससे और ज़्यादा प्यार फील होने लगेगा। ऐसा भी फेज़ आएगा जहाँ पर वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सारे फेजेस दुनिया की हर मैरिज में आती है। सिर्फ इतना है कि क्या हम एजुकेटेड हैं इतने कि ऐसे फेजेस आते हैं। अगर आप एजुकेटेड हैं कि ऐसे फेजेस आते हैं, तो जब वो आएंगे तो आपको पता रहेगा हाँ ये तो होने ही वाला था ना, ठीक है कोई नहीं, हाँ ये टाइम निकल जाएगा। और जब हमको पता नहीं होता तो हमको ऐसा लगता है कि ऐसे कैसे, अब हम ऐसे कैसे रहेंगे, हम ऐसे तो थे ही नहीं कभी, हम तो अलग थे। उनके बीच में प्रॉब्लम्स होने लगती है। आपने शादी की है, शादी की, आपने बच्चा किया, तो वो बच्चे के दौरान का जो फेज़ होता है कुछ सालों का, वो अलग होता है। वो ऐसा यूजुअल नहीं होता है, वो अलग होता है। उस समय कई बार आपको एक दूसरे के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। वो उस बच्चे को संभालने में रह जाएगी, आप अपनी चीज़ों में रह जाओगे और बहुत सारा। तो वो फेज़ है। क्या वो फेज़ अगर एक डिस्कम्फर्ट पैदा कर रहा है तो क्या आप उस बच्चे से भाग जाओगे, या आप उसे छोड़ दोगे, या उस ज़िंदगी से अलग कर दोगे? ऐसा तो नहीं करोगे। तो ज़िंदगी कई सारे ऐसे फेजेस देती है जहाँ पर एक डिस्कम्फर्ट आता है। तो अब क्योंकि लिबरेशन इतना ज़्यादा हो गया है कि हमें किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट चाहिए ही नहीं। मैंने कहा ना कि फर्स्ट ऑर्डर कॉन्सिक्वेंस, जो मन कह रहा है वो, और मन कह रहा है कि यार मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है तो ठीक है निकल जाओ। तो सब कुछ इमोशंस के हिसाब से। आप मुझे बताएं, मुझे लोग बोलते हैं कि सर फीलिंग्स आने में टाइम लगेगा ना उस इंसान के लिए, या फीलिंग्स ऐसी फीलिंग्स वैसी। फीलिंग्स सिर्फ इन्फॉर्मेशन के भरोसे बैठी होती है। ओके ठीक है, मान लीजिए आपको ट्रैवल का बहुत शौक है, और मैंने कहा कि नमित इंदौर से 100 किलोमीटर दूर एक स्पॉट है, वहाँ का ट्रैक बहुत अच्छा है, वेदर बहुत अच्छा है, वहाँ एक रिवर है, बहुत अंडररेटेड जगह है, बहुत कम लोगों ने एक्सप्लोर की है, पर उससे खूबसूरत जगह नहीं है कोई इंडिया में, एक बार ज़रूर जाना चाहिए। वहाँ के होटल्स बहुत अच्छे हैं, फूड बहुत अच्छा है, अमेजिंग प्लेस 2-3 दिन के लिए। आपको ट्रैवल का बहुत शौक है, तो आपके अंदर क्या फीलिंग्स आएंगी? वाओ, चलते हैं, है ना, एक्साइटमेंट आएगा। हाँ। और सपोज आप किसी जगह जा ही रहे हो और 4 लोग उस जगह के बारे में कह दें कि वहाँ क्यों जा रहे हो भाई, उससे बुरी कोई जगह नहीं है, घटिया जगह बिल्कुल 1 नंबर की, तो फीलिंग्स क्या हो जाएगी उस जगह को लेकर? बेकार हो जाएगी, नहीं हो सकता। बट इन बोथ द केसेस आप उस जगह तो गए ही नहीं। तो फीलिंग्स कैसे डेवलप हो गई, पॉजिटिव और नेगेटिव? जस्ट ऑन इन्फॉर्मेशन जो आपको मिली उसके हिसाब से फीलिंग्स। आप किसी इंसान को लेकर कॉन्स्टेंटली इन्फॉर्मेशन अपने आप को देते रहें कि यार अब हमें वो बात नहीं रही है, अब हमें वो बात नहीं रही है, अब हम पहले जैसे नहीं रहे, अब ये बदल गया है, अब ये बेकार हो गया है, इसकी आदतें ऐसी है, अभी ध्यान नहीं देता है, ये नहीं करता है, वो नहीं करता है, तो प्यार की फीलिंग्स आएंगी क्या? तो आपके अंदर गुस्सा, नफरत, रेज, नेगेटिविटी, यही सब तो आएगा। तो कॉन्स्टेंटली हम अपने आप को जो इन्फॉर्मेशन देते हैं ना, वो हमारी फीलिंग्स को ड्राइव करती है। और लोग फीलिंग्स को इतना सीरियसली ले लेते हैं कि ज़िंदगी के बड़े बड़े फैसले सिर्फ फीलिंग्स के हिसाब से ले रहे हैं, जबकि फीलिंग तो अगली सुबह चेंज कर सकता हूँ मैं आपकी। है ना, मतलब एक व्यक्ति ने अपनी वाइफ को देख लिया कि वो तो किसी और के साथ मेकआउट कर रही है, रंगे हाथों पकड़ लिया उसको। वो वाइफ जिसको वो खूब प्यार करता है, जिसके लिए वो अपनी पूरी ज़िंदगी न्योछावर क्यों ना कर दे, उस वाइफ को देख लिया कि वो तो किसी के साथ मेकआउट कर रही है। उसको देखते ही फीलिंग्स क्या होंगी? रेज और नफरत। हाँ। कितनी देर में आई वो फीलिंग? 1 सेकंड, 1 सेकंड में। तो फीलिंग्स को तो 1 ही सेकंड लगता है आने में यार। और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी फीलिंग्स आ रही हैं तो ये परमानेंट है, इसको बदलने में 1 सेकंड लगेगा। तो पहली चीज़ तो ये कि जब आप शादी में जाते हो तो आप सिर्फ अपने फीलिंग्स या अपने इमोशन के हिसाब से आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी होती। इसलिए मैंने कहा कि हर इंसान शादी के लिए नहीं बना। सही गलत देखो, समझो कि मैं इस इंसान की अगर वो सिर्फ अपने इमोशंस और फीलिंग्स से ड्राइव होने वाला व्यक्ति है ना, तो वो कभी भी एक अच्छी शादी नहीं चला सकता।
तो आपका बेसिकली यू आर सजेस्टिंग कि एक इंसान को सिर्फ इमोशनल होके या फीलिंग्स को देख के शादी नहीं करनी चाहिए, कि हमारा तो जी 2 साल का इन प्यार दो चीज़ों के बेसिस पे कोई सा भी काम नहीं करना चाहिए। हाँ, कि हमारा 2-3 साल का रिलेशनशिप है, हम दोनों बहुत प्यार करते हैं, चलो शादी कर लें, सिर्फ इस बेस पे शादी नहीं होनी चाहिए। शादी नहीं कर सकते। सी, लव इज अ मैटर ऑफ इमोशन। हाँ, है ना, कि आपको किसी इंसान से प्यार है तो ये इमोशन का मामला है। हाँ। रिलेशनशिप इज अ मैटर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इवन मैरिज इज अ मैटर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब वहाँ प्यार हो या ना हो, जिम्मेदारी तो रहेगी। हाँ। इनकन्वीनियंस रहेगा, सेक्रीफाइसेस भी रहेंगे। अगर आप इन चीज़ों के लिए रेडी नहीं हो तो लव है या नहीं है फर्क नहीं पड़ता, आप शादी मत करो। और अगर आप इन चीज़ों के लिए रेडी हैं तो प्यार है या नहीं है, आप एक परिवार को चला लोगे। पता है, बहुत केसेस में मैंने ऐसा देखा है दैट पीपल कम अप कि यार हम 2 साल से रिलेशनशिप में हैं, और ये बहुत लोगों के साथ होता है कि लोग रिलेशनशिप में जब तक होते हैं वो सही होते हैं, जब शादी की बात आती है ना तो लोग डबल माइंडेड होने लग जाते हैं, यार करें या ना करें, शुड आई डू इट, शुड आई लीव इट, ऐसा ना लोगों के दिमाग में वो कन्फ्यूजन बहुत हिट करता है। सो डू यू थिंक कि उस टाइम पे रैशनली सोच के आपको एक डिसीजन लेना चाहिए कि यार अगर आपको लग रहा है कि शायद ना कर पाऊँ तो उस टाइम पीछे हट जाना है सही, या कर लो? रैशनली नहीं, बैलेंस्ड डिसीजन होना चाहिए कि मेरे इमोशंस मुझे ये चीज़ कह रहे हैं और इस पॉइंट पे मेरी विजडम क्या कह रही है, हमारा हार्ट क्या कहता है और हमारी विजडम क्या कहती है, ये दोनों चीज़ों का बैलेंस चाहिए। ये ज़रूरी है ना। आप अपनी विजडम को साइड लाइन नहीं कर सकते। विजडम को प्रैक्टिकल होना या रैशनल होने वाला वर्ड जब हम बोलते हैं ना तो नेगेटिव साउंड करता है कि यार रैशनली सोच रहा है या प्रैक्टिकली सोच रहा है, तो नेगेटिव साउंड करता है। बट अगर आप बोलोगे कि यूज़ योर विजडम बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन, तो वो नेगेटिव साउंड नहीं करेगा, ऐसा लगेगा ये तो विवेकानंदा ने कहा है ना। तो हम अपनी विजडम को यूज़ करें कि क्या ये लड़की जिसको तू प्यार कर रहा है 2 साल से, इसके साथ तू शादी करेगा तो तू उसको सारी चीज़ें दे पाएगा, और अगर लग रहा है कि नहीं अभी तो मेरी खुद की स्थिति ठीक नहीं है तो उस लड़की को जाके बोलो कि मैं शादी के लिए रेडी नहीं हूँ, और वो उस चीज़ को समझेगी शायद। वो उस चीज़ को समझनी चाहिए। हाँ, समझना चाहिए। क्योंकि प्यार करते हैं इसका मतलब शादी करनी ही है, ऐसा कोई रूल नहीं है। ओके, ऐसा नियम नहीं है ना। मैंने कहा ना कि इट्स अ मैटर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रेडी नहीं है और आपने शादी कर ली तो आप तो उसकी ज़िंदगी खराब कर दोगे। फिर तो इट विल एंड अप एट डिवोर्स। कल को आपका इमोशन, आपकी फीलिंग चेंज हो गई तो आप तो कह दोगे कि यार अब अपनी वो बात नहीं है, लेट्स गेट सेपरेटेड। हाँ, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग थोड़े से स्पिरिचुअल लेवल पे सोचते हैं या जो उस ढंग से ज़िंदगी जीते हैं ना, वो लोग परिवारों को चलाना या शादियों को ज़्यादा अच्छा चला सकते हैं। जो लोग इंडिविजुअल लेवल पे सोचते हैं उनके लिए तो तकलीफ है। सो विकास, इन सारे डायनामिक्स को समझते हुए, आजकल के रिलेशनशिप डायनामिक्स, मैरिज डायनामिक्स को समझ के, जो हमारी एक इमोशनल अप्रोच होती है, रैशनल अप्रोच होती है चीज़ों को लेके, ये सब चीज़ों को देख समझने के बाद आपके अकॉर्डिंग फ्रॉम अ कोचेस पर्सपेक्टिव, व्हाट डू यू थिंक इज बेटर एंड मोर सक्सेसफुल या इवन बेटर आज के वक्त में, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? सी, लव मैरिज ही ऑप्शन नज़र आता है मुझे। ओके। अरेंज मैरिज वाले पूरे एरिया में बहुत ज़्यादा फेलियर बढ़ रहा है, क्योंकि मैट्रिमोनियल साइड पे आप भरोसा नहीं कर सकते। अरेंज मैरिज में फैमिलीज कनेक्ट ही नहीं कर पा रही है, एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं हो रही है, ये प्रॉब्लम ज़्यादा है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि हम जानते ही नहीं एक दूसरे को। आज के ज़माने में ऐसे इंसान के साथ रहना जिसको आप जानते नहीं हो, ये बहुत बड़ा रिस्क है लाइफ में। ये गैम्बल के जैसा है मेरे ख्याल से। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपने बस एक शॉट मारा है कि अगर लग जाए तो लग जाए। हाँ, अरेंज मैरिज तो प्योर गैम्बल की यू नेवर नो सामने वाला कैसा निकले आपके साथ। आपको मुझे ऐसा लगता है कि इंसान ने अरेंज मैरिज भी करना है तो वो अपने आसपास के लोगों में ही कहीं कोई पोटेंशियल पार्टनर देखे। मान लीजिए मैं अपने कॉलेज में पढ़ा हूँ, मेरे कॉलेज में 50-60 लोग मेरे साथ थे। हाँ, उसमें से भी तो बहुत लोगों को अरेंज मैरिज करनी है। हाँ, उनके भी तो दोस्त होंगे। हाँ, उनको भी तो अरेंज मैरिज करनी। तो मैं इस वाले ग्रुप में ही कहीं अपने लिए कोई पार्टनर ढूंढूं कि मैं इंदौर में बैठा हूँ और बेंगलोर की लड़की से शादी कर रहा हूँ या चेन्नई की लड़की से शादी कर रहा हूँ। इसमें कल्चरल डिफरेंसेस इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि बहुत मुश्किल होता है उसको टैकल करना। तो अरेंज मैरिज आप कर भी रहे हैं तो थोड़ा सा कुछ सिमिलर बैकग्राउंड हो या कुछ सिमिलर चीज़ें हो तो थोड़ा पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज लव मैरिज ही ऑप्शन है। लव मैरिज कोई इतनी महान चीज़ नहीं है कि वहाँ गड़बड़ियाँ नहीं है, वहाँ भी खूब गड़बड़ियाँ और खूब डिवोर्स और सब कुछ होगा। बट फिर भी अगर चलेगा तो लव मैरिज चलेगी, नहीं चलेगा तो लव मैरिज नहीं चलेगी, पर अरेंज मैरिज तो नहीं चलेगी।
आने वाले 10 साल में आने वाले 10 साल में ये सेटअप ही कोलैप्स हो जाएगा, अरेंज मैरिज वाला। अरेंज मैरिज के मामले में 10 सालों के बाद कोई ऐसे पेरेंट नहीं होंगे जो कहेंगे कि नहीं यहीं शादी करो। पेरेंट्स खुद इतने हताश हो चुके होंगे कि यार जहाँ तुम्हें सही लगे ना वहीं करना। और बाद में हमें मत रिस्पॉन्सिबल वो अकाउंटेबल करना, क्योंकि हमें भी नहीं समझ में आ रहा कि आपको कहाँ करनी चाहिए। एंड डोंट यू थिंक कि अब धीरे धीरे इसके साथ साथ एक नया सेटअप भी और बढ़ रहा है जो कि है नो मैरिज सेटअप। लोग इस मेंटालिटी से आगे आ रहे हैं कि भाई शादी करनी नहीं है, वी आर वे हैप्पी अलोन। डोंट यू थिंक ये सेटअप भी बढ़ रहा है? देखो, ह्यूमन ब्रेन कुछ प्री इंस्टॉल्ड प्रोग्रामिंग के साथ पैदा होता है। जैसे एक बात मैं अक्सर बताता हूँ कि 1 साल 1.5 साल का बच्चा है जो अभी भी 1.5-2 साल का जो चलने लगा है, उसको बाथरूम में जाके बार बार पानी से खेलना अच्छा लग रहा है। तो पानी से खेलना अच्छा लग रहा है, वो नल उसने चालू किया, पानी से खेला, बाहर आ गया, उसने बंद नहीं किया। अब उसकी मम्मी वहाँ से डांटने वाले टोन में बोलते हुए आई कि वो पानी तुमने चालू छोड़ा, वो 2 साल के बच्चे को। तो वो बच्चा क्या कह रहा है? नहीं, मैं नहीं। अब उस बच्चे को किसी ने झूठ बोलना सिखाया, किसी ने मोरालिटी, लॉयल्टी, उसको कोई चैप्टर्स पढ़ाए? ये नहीं कहाँ से सीखा वो? उसने मना क्यों किया? फियर कि अगर क्योंकि ह्यूमन ब्रेन ना एक मैकेनिज्म इंस्टॉल्ड था। जैसे ये फ़ोन है तो फ़ोन के अंदर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आप इंस्टॉल करोगे, पर कैलकुलेटर, कैलेंडर, SMS, फ़ोन वाला ऐप इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, प्री इंस्टॉल्ड होता है। तो ह्यूमन ब्रेन में भी कुछ चीज़ें प्री इंस्टॉल्ड होती है। जैसे डिफेंस मैकेनिज्म ये प्री इंस्टॉल्ड है। जैसे ही एक ह्यूमन ब्रेन, वो चाहे 2 साल का बच्चा है, वो किसी तरह का थ्रेट अगर सेंस करेगा ना, तो वो डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव हो जाएगा। तो उस पॉइंट पे वो सिर्फ सर्वाइवल सोच रहा है, वो मोरालिटी या सही गलत नहीं सोच रहा है। तो एक इंसान जब भी कहीं फंसता है ना, कोई थ्रेट या किसी भी तरह का फियर या रिस्क जब होता है ना, तो उसका डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव होता है। तो वो चाहे झूठ बोलेगा, कुछ भी करेगा, बट वो अपने आप का सर्वाइवल उस समय इंश्योर करेगा। राइट, ये मैकेनिज्म प्री इंस्टॉल्ड है। ऐसे ही एक मैकेनिज्म जो प्री इंस्टॉल्ड है वो है मेट अट्रैक्शन। ओके, आप मुझे बताओ कि 8 अरब लोग इस दुनिया में है, 8 बिलियन पीपल आर देयर। हर किसी को क्यों प्यार हो रहा है? हर किसी को क्यों शादी करनी है? मतलब ऐसा क्यों नहीं हुआ कि यार चलो तुमको करनी कर लो, तुमको नहीं करनी मत करो? मतलब हर कोई क्यों कर रहा है? मतलब देयर मस्ट बी सम अर्ज इन अ ह्यूमन ब्रेन जो ना इनकरेज करती है इस चीज़ के लिए, है ना? कुछ तो है ऐसा। वो मेट अट्रैक्शन वाला मॉड्यूल है आपके अंदर इंस्टॉल्ड, जो कि आपको बार बार किसी न किसी की तरफ भेजेगा। किसी से मिलना है, किसी से बात करना है, किसी की तरफ अट्रैक्शन होना, वो अपने आप होता है, वो आप सोच के नहीं करते। तो मेट अट्रैक्शन वाला मॉड्यूल वहाँ है, और मेट रिटेंशन वाला मॉड्यूल भी है। मेट रिटेंशन यानी कि मुझे अब एक सही इंसान मिल गया है, तो इसको रिटेन करने के लिए अगर मुझे थोड़ी प्रॉब्लम भी उठाना पड़ी ना, सेक्रीफाइसेस भी करने पड़े, इनकन्वीनियंस भी उठाना पड़ा, आई डू इट। कोई व्यक्ति किसी और के लिए अपनी चीज़ें सेक्रीफाइस क्यों कर रहा है, और सब लोग क्यों कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए? क्योंकि मेट रिटेंशन एक मॉड्यूल है। अब ये मॉड्यूल्स हमारे ब्रेन में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, और कोई कह रहा है कि यार मुझे शादी नहीं करना, मुझे रिलेशनशिप नहीं चाहिए, तो ये वो आर्टिफिशियल बात है जो ऊपर से सोच के उसने बोल दी। हो सकता है कि 30s में या लेट 30s में या 40s में जाकर वो इसी बात के लिए रिग्रेट करे कि यार किसी से शादी कर लेता तो अच्छा रहता, ये अकेलापन तो नहीं रहता। तो आप जब जिस मोमेंट पे जहाँ पर हो ना, उस समय आपकी इमोशनल नीड के हिसाब से आप कह रहे हो कि मुझे कोई नहीं चाहिए, बट मैंने आपको बताया ना 5 से 7 साल में इमोशनल नीड्स बदल जाती है। तो यही डिसीजन आपका सबसे रिग्रेट वाला डिसीजन भी हो सकता है लाइफ का। हाँ, तभी ऐसा कहते हैं कि इस वक्त इंसान को अपने 20s या 30s में लगता है कि मैं अकेला रह सकता हूँ, बट जब वो अपने 50s को टच करता है तो उसको लगता है मेरे को लोग चाहिए। एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है गैलप्स की एक रिसर्च में 20s के लोगों से जाकर पूछा गया कि आपके लिए लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। तो बोलते हैं कि घर इंपॉर्टेंट है, करियर इंपॉर्टेंट है, पैसा इंपॉर्टेंट है, दोस्त इंपॉर्टेंट है, दुनिया भर की बात है। उस पूरे डेटा को ऑब्जर्वेशन में रखा 10 साल। जब वो 30s में थे तो उनसे जाके पूछा कि आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या थे। यू वॉन्ट बिलीव, सबसे ज़्यादा लोगों ने कहा कि रिलेशनशिप इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। रिश्ते अच्छे हैं तो ज़िंदगी में सुकून है, और रिश्ते अच्छे ना हो तो आप कुछ भी अचीव कर लो, एक खालीपन, सब वेस्ट, खालीपन सा लगता है। तो रिश्तों के अपने मायने हैं, और उम्र के एक पड़ाव पर जाकर वो मायने समझ में भी आ जाते हैं कि वो कितने ज़रूरी है। कई बार लोग लेट हो चुके होते हैं तब तक ज़रूरी ऑप्शंस या चॉइसेस हाथ से निकल चुकी होती है, फिर वो कॉम्प्रोमाइज्ड फैसले लेते हैं अपनी ज़िंदगी में, जो मिल गया जैसा मिल गया उसके साथ आगे बढ़ गए। जी पाए तो ठीक, नहीं तो फिर वहाँ डिवोर्स और सेपरेशन और ये सब होता है। तो टाइम रहते
सही कनेक्शंस बनाना या सही लोगों को अपनी ज़िंदगी में बुला लेना, मुझे लगता है कि एक इंसान की ज़रूरत है और ये होनी चाहिए। सो यू सजेस्ट दैट लोगों को शादी करनी चाहिए और सही रिलेशनशिप्स में आना मुझे ये लगता है कि लोगों को कंपेनियन की ज़रूरत है। अब अगर हमारे इंडिया से ये वाली चीज़ें वैनिश हो जाएगी, शादी नहीं करेंगे बट कंपेनियनशिप विल बी देयर, तो करेंगे लोग ऐसा। मे बी द आइडिया ऑफ लिव इन रिलेशनशिप्स। हाँ, आइडिया ऑफ लिव इन रिलेशनशिप और आइडिया ऑफ टेम्परेरी रिलेशनशिप कि जब तक साथ में है तब तक Casual साथ में है, जब नहीं रहेंगे नहीं रहेंगे। कैजुअल रिलेशनशिप बेसिकली। पर आप अगर देखोगे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में कि ज़्यादातर लोग वहाँ पर ऐसे हैं जो सोशली आइसोलेटेड हैं। यार कैसा है, सोच कर देखो कि आपको उम्र के 50वें साल में भी ये नहीं पता है कि आपका पार्टनर अभी और कितना दिन आपके साथ है। आप अपने 50s में भी रिस्क पे ही हो, आपको अपने बच्चों का भी नहीं पता, अपने 40s में भी रिस्क पे ही हो, तो व्यक्ति के अंदर कितनी एंग्जाइटी या टेंशन होगी, उसको अंदर कितनी इनसिक्योरिटी होगी। अगर हमारे यहाँ पर ऐसा है कि चलो 20s 30s अगर 10 15 20 साल इस इंसान के साथ निकल गए, अब तो ज़िंदगी भर निकल ही जाना है ना। तो कम से कम ये तो है कि कोई कंपेनियन है, कम बनती है ज़्यादा बनती कोई भी है, बट मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ एक पार्टनर तो है। तो लोगों के साथ आप देखिए वहाँ लोग इतने कोचेस को विजिट कर रहे हैं, काउंसलर को विजिट कर रहे हैं, साइकेट्रिस्ट को विजिट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बाहर कंट्रीज़ में तो ये भी चल रहा है कि आपको सिर्फ कोई सुन ले इस बात का पैसा आप पे करते हो, सॉल्यूशन नहीं देगा, सिर्फ सुनेगा, जस्ट टू वेंटिलेट, सिर्फ सुनेगा। तो क्यों ये ज़रूरतें पड़ रही है? क्योंकि एक इंसान था जो घर में हो सकता था, पर जिसके साथ आप रह नहीं पाए, आपने अपने आप को उससे अलग किया। अब आप लोगों को पैसा दे के अपनी बातें सुना दो, ऐसे कर लो। पर जो इस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ मैं बात वो ये है कि ज़रूरत तो पड़ रही है किसी की, कि कोई सुने या कोई साथ में बैठे, मतलब कंपेनियन तो चाहिए। अब आप उसको खरीद के ले आओ या फिर आप किसी के साथ निभा लो। ट्रू। अब विकास इतनी सारी चीज़ें समझी, सेपरेशन की वजह और ये सारी लव मैरिज, अरेंज मैरिज, हर चीज़, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ रिलेशनशिप। अब फाइनली बात करते हैं अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई गेस, कि चलो ठीक है सब चीज़ें हो रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सब कुछ हो रहा है, हाउ टू सस्टेन अ हैप्पी रिलेशनशिप या हैप्पी मैरिज। कुछ ऐसे वेज जिनके थ्रू आप एक सक्सेसफुल हैप्पी रिलेशनशिप सस्टेन कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस वाली जो एजुकेशन है, या इस चीज़ को हर इंसान ने एक बार ठीक से सोचना चाहिए। एक सवाल अपने आप से पूछना होता है कि क्या मैं इमोशनली इंटेलिजेंट हूँ, यानी मैं अपने खुद के इमोशंस को ठीक से एड्रेस कर पाता हूँ कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, और क्या मैं दूसरे के इमोशंस को ठीक से समझ पाता हूँ। अगर ये नहीं है तो आप रिलेशनशिप में स्ट्रगल करेंगे, चाहे कितना भी अच्छा पार्टनर आपको मिल जाए, है ना। तो पहली चीज़ तो ये कि हम इमोशनली कितने स्मार्ट हैं। अगर नहीं है तो हमको उस डायरेक्शन में मेहनत करनी चाहिए। फिर हम शादियों को बुरा ना बनाएं, फिर हम इस बात को बुरा बनाएं कि हमारे अंदर ही कुछ कमजोरियां थी जो हमने ठीक हमसे मैनेज नहीं हुई। हाँ, लोग अक्सर ये होता है कि ब्रेकअप के बाद प्यार को बुरा बोल देते हैं कि प्यार बहुत बुरी चीज़ है। प्यार बुरा नहीं है, हमें शायद या सामने वाले को ठीक से उसको रखना नहीं आया। अब आप देखें कि मुझे कुछ चाहिए था और मुझे कुछ मिला नहीं, और इस बात के लिए मैं डिसअपॉइंटेड हूँ। प्यार बुरी चीज़ है, प्यार नहीं करना है, ये जब बातें लोग बोलते हैं, आप मुझे बताओ यार, ये तो ईश्वर की नियामतें हैं कि आपको किसी से प्यार हो जाए या कोई आपसे प्यार कर ले, है ना। इसमें अच्छा बुरा क्या? इसमें ऐसा क्या कि प्यार बुरा है और प्यार खराब चीज़ है? प्यार थोड़ी ना बुरा हो सकता है। खुशी बुरी हो सकती है क्या? जॉय या लव, ये सब चीज़ें तो मतलब पॉजिटिव है ना, ये बुरी कैसे हो सकती है? कुछ तो और है जिसको आप प्यार का नाम दे रहे हो। हाँ, कुछ तो है जहाँ गड़बड़ हो रही है, है ना। आजकल प्यार कैसा हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। एक इंसान जिसके पास मैं जाऊँ और उसको उसके ही बारे में अच्छा फील करा दूँ, उसको उसके ही बारे में मैं एलिवेटेड फील करा दूँ, उस इंसान को बहुत जल्दी से मुझसे प्यार हो जाएगा। क्योंकि उसे ऐसा लगेगा कि विकास के साथ जब रहते हैं ना तो अपने आप के बारे में अच्छा फील होता है, अपने आप को वैल्यूएबल उसमें देखते हैं, है ना। खुद को पॉजिटिवली या कॉन्फिडेंटली देख पाते हैं, खुद के बारे में बड़ा सोच पाते हैं। तो आप जब जाएं और किसी इंसान को उसके ही बारे में अच्छा फील करा दें, तो वो अपने आप को लेकर वो जो नई फीलिंग डेवलप हुई है उसके साथ प्यार में है, मेरे साथ प्यार में नहीं है। द वे यू ट्रीट देम बेसिकली, आप उस ट्रीटमेंट से प्यार में आ जाते हो। हाँ, मैं अगर उसे अच्छा फील करा दूं तो उसकी अपने आप को लेकर जो फीलिंग अभी डेवलप हुई ना वो उसके साथ प्यार में है। कल को अगर मैं क्रिटिकल हो जाऊंगा ना उसको लेकर,
तो उसको ऐसा लगेगा विकास बदल गया, हाँ, अब ये प्यार नहीं करता, अब प्यार नहीं करता। तो प्यार बदनाम हो जाएगा। जबकि आपको प्यार कभी था ही नहीं। सी, प्यार तो, लव, ये तो सेल्फलेस चीज़ है। इसमें तो सेक्रीफाइसेस हैं, इसमें तो त्याग है, समर्पण है। प्यार तो इन चीज़ों से बना है। ये कैसे किसी को दुखी कर सकता है, बुरा कर सकता है? ये तो बड़ी खूबसूरत चीज़ है। आपकी सेल्फिशनेस, जहाँ पर आप अपने आप के बारे में सोच रहे थे, आपकी अपने आप के बारे में एक्सपेक्टेशन थी, वो फुलफिल नहीं हुई, तो आपको लगा कि यार प्यार करना ही नहीं चाहिए। तो लोग सेल्फिशनेस के सेंटिमेंट को प्यार के साथ कंफ्यूज कर देते हैं। राइट, कि मुझे क्या मिला इसको प्यार करके, मुझे तो कुछ मिला नहीं। तो यहाँ बेसिकली सेल्फिशनेस है कि मुझे तो कुछ मिला नहीं, मुझे जो चाहिए था वो तो हुआ नहीं। या मतलब और हम इसको प्यार करके मे बी बाद में मेरे से अलग हो गया, अलग हो गई, तो प्यार बहुत बुरा है। तो आई गेस वही कि पार्टनर नहीं मिला इसलिए प्यार बुरा है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस में ये भी आ जाता है कि आप इमोशन कौन सा एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप उसे एज इट इज़ एड्रेस करें। आप दूसरे इमोशन को दूसरा नाम ना दें। तो बेसिकली सामने वाले के इमोशंस को समझ पाना, अच्छे से डीकोड कर पाना, अपने इमोशंस को समझ पाना, हाँ, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक हैप्पी मैरिज के लिए। और एक जो सबसे बड़ा हुक है वो है कि 2 तरह की कॉन्शियसनेस में लोग जीते हैं। एक होती है कॉन्ट्रैक्टेड कॉन्शियसनेस। कॉन्ट्रैक्टेड कॉन्शियसनेस यानी मेरी लाइफ में 10 चीज़ें चल रही है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर 10 में से जो एक चीज़ बुरी चल रही है, मेरा ध्यान सिर्फ उस पर है। मान लीजिए मेरा रिलेशनशिप बुरा चल रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई। मैं उस एक चीज़ को ही अपनी ज़िंदगी समझ रहा हूँ। ये होती है कॉन्ट्रैक्टेड कॉन्शियसनेस, संकुचित चेतना। और एक होती है एक्सपैंडेड कॉन्शियसनेस कि मेरी लाइफ में 10 चीज़ें हैं और रिलेशनशिप ख़राब चल रहा है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है तो क्या हुआ, बाकी तो ईश्वर ने मुझे सब दिया है ना। मेरी हेल्थ अच्छी है, मेरी इनकम अच्छी है, मेरा करियर अच्छा है, मेरे पेरेंट्स अच्छे हैं, फ्रेंड्स अच्छे हैं, मेरी हॉबीज़, मेरे सपने सब पूरे हो रहे हैं, रिलेशनशिप भी आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा। तो ये इंसान ना रिलेशनशिप बुरा चलने के बावजूद भी ग्रैटिट्यूड में है कि ईश्वर ने बाकी तो सब दिया, लोगों के पास तो क्या कुछ नहीं है। ट्रू। और कॉन्ट्रैक्टेड कॉन्शियसनेस वाला व्यक्ति कौन है? जिसको अगर 10 में से एक चीज़ नहीं मिली ना, तो उस एक चीज़ के लिए कंप्लेन कर रहा है। तो हम किस कॉन्शियसनेस में जीते हैं? कॉन्ट्रैक्टेड कॉन्शियसनेस में जीने वाला इंसान अपनी ज़िंदगी में जहाँ भी रहेगा थोड़ा दुखी ही रहेगा। चाहे उसे कितना भी अच्छा पार्टनर मिल जाए। जो बुराई पे फोकस कर रहा है, जो अनफुलफिल्ड है उस पर टारगेट कर रहा है। तो अगर कोई कहे कि क्या कर लें कि शादी में हम खुश रह सकें या प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ सकें, तो वो जो अच्छी बातें थी आपको एक दूसरे से, जो जिससे प्यार था, उस पर से अपनी नज़र कभी मत हटाइए। लोगों का फोकस उन कॉमन इंटरेस्ट या उन पॉजिटिव चीज़ों से उठकर उन डिफरेंसेस पर आ जाता है जो उनके बीच में डे 1 पर भी थे, बट देखना आप शुरू कर दिया। तो ये जो फोकस में शिफ्ट आता है ना, तो वही इंसान आपको बुरा लगने लग जाता है। आपको ऐसा लगता है कि मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम ऐसे भी हो। और इसके अंदर ना, ये तो डेफिनेटली आपने बहुत अच्छा समझाया। एक बड़ा अच्छा एक कॉरेस्पॉन्डिंग क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया जिसको मेरे को पूछना ही पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि इंसान को ना अच्छा लगता है, मतलब कहीं ना कहीं हम लोनली भी बहुत होने लगे हैं, एंड हमें वो चीज़ अट्रैक्ट करती है जो हमें अप्रिशिएट कर रही है, वो फीलिंग, वो ट्रीटमेंट हमें अच्छा लगता है। तो आजकल ना एक कॉन्सेप्ट आने लगा है, बहुत कॉमन हो गया है अब, AI चैटबॉट्स का, कि आप AI से चैट कर रहे हो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, आप कुछ लिख रहे हो और सामने से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको रिप्लाई कर रही है, जो कि मोस्टली आपके फेवर में रिप्लाईज करते हैं, जैसा आप सुनना चाहते हैं वैसा वो रिप्लाई करते हैं ज़्यादातर। और आजकल बहुत सारे लोग इस चीज़ के अंदर ज़्यादा करने लगे हैं कि वो एक्चुअल लोगों से बात करने की बजाय या एक्चुअल लोगों से वेंटिलेट करने की बजाय AI से बातें कर रहे हैं। वो उन चैट बॉक्सेस में लिख रहे हैं और वहाँ से उनको रिवर्ट्स मिल रहे हैं। डू यू थिंक कि ये ज़्यादा होना कहीं ना कहीं लोगों के रियल टाइम रिलेशनशिप्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है? हाँ, ये तो सब कुछ को ही डिस्ट्रॉय करेगा। ये तो उसके ओवरऑल इमोशनल वेलबींग को बर्बाद करेगा। आपके दांत में दर्द है तो थोड़ी ना AI ठीक करेगा। उसकी बात आप कितनी भी कर लो उससे, उसके लिए तो कोई चाहिए ना जो कह दे कि नमित एक काम करो, लाओ मैं पानी गुनगुना करके नमक डाल के हाथ में दे दिया कि इससे कुल्ले कर लो। ठीक है, तो ये व्यक्ति की पूर्ति कौन करेगा? क्योंकि ये मेरे दिमाग में बहुत आता है कि यार चलो आपने AI से बात करी, उसने आपको बहुत अच्छे अच्छे रिप्लाईज किए, बहुत अच्छा फील कराया हर चीज़ में, चाहे आप जो भी कह रहे हो, तो आपको एक वो हैबिट पड़ जाएगी कि यार वाओ, ऐसा ही पर्सन होना चाहिए जिससे मैं बात करूं, जो मेरे को इतना अच्छा फील करा रहा है, जो मेरे अकॉर्डिंग रिप्लाईज कर रहा है। एक बहुत बड़ी बात है जो मैं महसूस करता हूँ, मुझे नहीं पता ये कहीं रिसर्च में है या नहीं है, बट मुझे ऐसा ही लगता है
कि ज़रूरत से ज़्यादा सिंपैथी अगर किसी इंसान को मिल जाए तो वो उसके लिए पॉइजनस है। सहानुभूति ज़रूरत से ज़्यादा दे देना बुरा होता है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा सिंपैथी किसी इंसान की, आप सामने वाले की हर फीलिंग को ही वैलिडेट कर दोगे। आप कह दोगे नहीं नहीं तेरे साथ गलत हुआ है, तू तो सही था अपनी जगह। अब अगर कोई व्यक्ति किसी को ये यकीन ही दिला दे तो वो इंट्रोस्पेक्शन थोड़ी ना करेगा। वो ये थोड़ी देखेगा कि मेरे में क्या कमियां थी या मुझ में क्या गलतियां थी। वो खुद पर कैसे काम करेगा, खुद को कैसे ठीक करेगा। इतना सिंपैथी भी ना दे दें कि सेल्फ ग्रोथ की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाए। है ना, कोई तो है जो आकर कह देगा नहीं तुम में भी परेशानी है, तुम भी ठीक करो ज़रा। है ना, कोई तो चाहिए ना ऐसा। अब आप AI से जाके पूछ लो और AI अच्छा फील करा देगा, आपकी सेल्फ ग्रोथ तो डेड हो गई। फिर आप इंट्रोस्पेक्ट तो कर ही नहीं रहे। आपको तो चाहिए जो इंसान बताए कि आपके जो वीकनेस वाले एरियाज ये हैं और आपकी कमियां ये थी और ये चीज़ें अगर आप ठीक नहीं करोगे तो वर्क नहीं करेगा। तो हमें तो कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए। हमें इस तरह की मशीन्स नहीं चाहिए जो एक सर्टेन वे में बिहेव करा रही है। हाँ, वो तो बहुत आर्टिफिशियल हो गया ना, क्योंकि वो उनकी हैबिट पढ़ने के बाद आई गेस फिर ना लोग एक्चुअल लोगों से कंपैटिबल हो भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको हैबिट होगी हमेशा अच्छा नहीं हो सुनने पाएगी। की। और सिंपैथी जो होती है या फिर आपके बारे में जो अच्छा सुनने की जो अर्ज होती है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको विक्टिमहुड में लेके जाती है। जहाँ पर आप ये तो महसूस कर लेते हो कि आज आप जीवन में जितने भी दुखी हो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। यू आर नॉट अकाउंटेबल फॉर योर लाइफ, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ। योर लाइफ इज जस्ट एन इफेक्ट एंड इट इज़ कॉज्ड बाय समवन एल्स। ये किसी और ने मुझे यहाँ लाके खड़ा कर दिया है। चलो, ये पूरी दुनिया इस बात को मान लेती है कि आपके साथ किसी और ने बुरा किया है, बट इससे आपकी ज़िंदगी तो सही नहीं हो रही। रहोगे तो आप अभी भी यहीं। तो सिंपैथी से सॉल्यूशन नहीं आता। सिंपैथी से उस मोमेंट पर आप थोड़ा अच्छा ज़रूर फील कर लोगे। सॉल्यूशन आता है एक्शन लेने से, कदम उठाने से, एक्सेप्टेंस लाने से, ये मानने से कि हाँ गलतियाँ हुई होंगी, मुझसे भी हुई होगी। और एक चीज़ तो इंसान ने हमेशा सोचना पड़ेगा कि मुझे हर दिन अपने आप को थोड़ा बेहतर बनाना है। राइट। तो वो अपने आप पर तो काम करे, और उसके लिए उसको चाहिए कि कोई इंसान क्रिटिकल होकर उसे बता दे कि तू कहाँ कहाँ गलत है। Very true. तो खुद को अंधेरे में रखना या ये एक बबल या डिल्यूजन क्रिएट कर लेना, ये भी टेम्परेरी है। जब वो बस्ट होगा तो आप और ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाएंगे। कि आपको किसी ने कहा क्यों नहीं कि हम यहाँ गलत हैं। वेरी ट्रू। बहुत अमेजिंग बातें करी। अगर हम इन्हीं ऑल्टरनेटिव और टॉपिक्स पे डिस्कशन करते रहे तो आई गेस विकास हम एक बहुत लंबे डिस्कशन पे चले जाएंगे और ये 3-4 घंटे का बहुत आराम से पॉडकास्ट बन सकता है। बट जेन्युइनली बहुत मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन थी। बहुत इंपॉर्टेंट टच पॉइंट्स हमने टच किए, उनको डिस्कस किया, जो लोग जेन्युइनली आज के वक्त में सुनना चाहते हैं, विच आर ऑफ अटमोस्ट प्रायोरिटी। एंड थैंक यू सो मच विकास, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, आज इतने अमेजिंग फैक्ट्स हमसे डिस्कस किए, इतनी रियल लाइफ सिचुएशंस के बारे में बात करी। एंड आई होप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। और हम बहुत जल्द एक और एपिसोड बनाएंगे जहाँ पे हम है ना कुछ और अमेजिंग चीज़ों के बारे में बात करेंगे रिगार्डिंग रिलेशनशिप्स, लाइफ, लव, इमोशंस स्पेशली, और हमारी मैरिजेस। बट इट वॉज डेफिनेटली अ वेरी अमेजिंग डिस्कशन। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम विकास। थैंक यू सो मच मुझे इधर बुलाने के लिए नमित। मुझे जो वाकई बड़ी खुशी है, और इस पॉडकास्ट से कहीं गुना ज़्यादा खुशी इस बात की है कि हम लोग मिले। डेफिनेटली, जो कि बहुत लंबा ड्यू था, हम लोग एक दूसरे को इतना जान पाए। और आई रियली विश कि बातचीत कुछ वैल्यू ऐड करेगी। डेफिनेटली, और लोग इस चीज़ को और बेहतर समझ पाएंगे जो हम रिश्तों के बारे में समझाना चाह रहे हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच विकास, थैंक यू।